मैं आपको इस आज की मीटिंग की पृष्ठभूमि ये बता रहा था कि जिस तरह की चीजें, जिस तरह के दृश्य हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, लोग हजार किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, एक हड्डी की देह लिए हुए औरतें बच्चों को सीने से चिपकाए और चली जा रही है सैकड़ों मील। और बीच बीच में ये डिस्टर्ब क्यों हो रहा है? डिस्टर्ब आ रहा है बार बार। ये इसलिए होगा भाई क्योंकि यहाँ नेटवर्क की समस्या है, तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा और अपना माइक आप फिर ऑफ भी कर देना, जब आप बोलने के लिए आए तब आप माइक ऑन कर लें। तो ये समस्या तो आएगी, नेटवर्क की बहुत ज्यादा समस्या है। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि ऑटो रिक्शा से बम्बई से इतने लोग बिहार, उत्तर प्रदेश और तमाम जगहों के लिए निकले हुए हैं, फिर हमें भयानक किस्म की दुर्घटनाओं के जो दुर्घटनाएं हम सब ने निर्मित की हैं उनके समाचार सुनने को मिलते हैं। ट्रेन पटरी पर पड़ रहे हैं, हाल है। ऐसे में हम ये सोचते हैं कि अगर एक लोकतांत्रिक सरकार जो लोगों के द्वारा चुनी गई, लोगों के पक्ष में बात करने वाली होती है, तो अच्छा हम बोलेंगे उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो इन लाखों करोड़ों मेहनत करके कमाने खाने वालों के लिए, जो सरकार की रहम पर जिंदा नहीं है बल्कि अपनी मेहनत के दम पर जीवित है, इन लोगों के लिए कुछ प्रबंध करेगी, कुछ बेहतर करने की कोशिश करेगी। इनके पसीने से, इनके खून से, इनके श्रम के शोषण से जो अट्टालिकाएं निर्मित हुई हैं, उनमें कुछ हिस्सा आज जब मौका पड़ा है इंसानियत दिखाने का, तब उनको सर छिपाने की जगह देगी, 4 दाने खाने को देगी, इतनी गर्मी में निकलते पैदल लोगों को कुछ पानी का प्रबंध करवाएगी। लेकिन हम देख क्या रहे हैं? देख ये रहे हैं कि मजदूरी के कानूनों में तब्दीली कर दी जाती है, और वो भी इस किस्म की कि जो लोग काम कर रहे हैं उनसे उनका और ज्यादा श्रम शोषित किया जा सके। तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार ने इस तरह के अध्यादेश जारी किए हैं और नियमों में बदलाव लाया है। कुछ श्रम कानून ऐसे भी हैं जिनके भीतर राज्य सरकार के तौर पर भी बदलाव नहीं ला सकते, इसलिए उन्होंने केंद्र से मांगी है मदद। ये पूरा जो सिस्टम अभी चल रहा है पिछले 1.5-2 महीने के भीतर, दुनिया के भीतर जो हमें समझ में आ रहा है वो ये है कि अब इनको ये समझ में आ रहा है कि बगैर मजदूरों को वापस काम पर लाए ये अर्थव्यवस्था का रुका हुआ पहिया चलाया नहीं जा सकता। और अगर मजदूरों की अहमियत इनको समझ में आई है तो उसका उम्मीद हमें ये करनी चाहिए थी कि ये इज्जत से मजदूरों के पास जाएंगे, उनकी सुरक्षा की गारंटी लेंगे, सुविधाएं देंगे, काम करने की सुविधाएं देंगे और फिर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश करेंगे। हुआ यह है कि जबरदस्ती की गई है। जो मजदूर काम करने के लिए आएंगे उनसे 8 के बजाय 12 घंटे काम लिया जाएगा। जो मजदूर काम करने के लिए आएंगे उनसे उनके बाकी विरोध करने के सारे औजार छीन लिए जाएंगे इत्यादि। तो हम जैसे जो साथी हैं वो तो जाहिर है कि ट्रेड यूनियंस की तरह से काम नहीं करते, लेकिन एक चिंता, एक दिलचस्पी रखते हैं, लोगों को ये बताने की आकांक्षा रखते हैं कि ये मसला केवल मजदूरों का नहीं, ये मसला केवल मजदूरों के एक हिस्से का नहीं है, ये पूरे समाज का है। आज जो ये सोच रहे हैं जिनके पास में महीनों 2 महीने के किराने और राशन है कि हम पिकनिक करते हुए ये वक्त निकाल लेंगे, ये मसला केवल उनके लिए, उनको भी कल परेशान करने वाला है। तो ऐसी स्थिति में हमने अपने साथ के
हाँ के साथ से जगहों से जुड़े हुए, गुना से भी जुड़े हुए हैं और भी मैं देख पा रहा हूँ। जी, तो मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा, हमने ये आज का जो ढांचा सोचा है आज की इस मीटिंग का, उसमें हमने सोचा ये है कि श्याम सुंदर यादव जी जो इंटक के प्रदेश महामंत्री हैं, वो कैलाश लिंबोदिया जी जो C2 से जुड़े हुए हैं, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन से, उसके राज्य परिषद के सदस्य हैं वो, और रुद्रपाल यादव, कॉमरेड रुद्रपाल यादव जो एटक के ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के इंदौर जिले के महामंत्री हैं, वो अपनी बातें रखेंगे में। उसके बाद में हमारे कुछ साथी एक व्यापक परिदृश्य के ऊपर बातचीत रखेंगे और फिर हम सवाल जवाब के भीतर जाएंगे। तो मैं बिना देर किए सबसे पहले कॉमरेड रुद्रपाल यादव से कहूंगा कि हमने ये कहा है तीनों अपने वक्ताओं से कि वे अपने भीतर इस तरह का विभाजन कर लें कि एक से जो हिस्सा एक व्यक्ति कवर कर ले तो दूसरा वक्ता दूसरे हिस्सों को कवर करेगा। तो रुद्रपाल यादव जी अभी अपनी बात रखेंगे, वो इंदौर एटक के महासचिव हैं। और जी रुद्रपाल जी। कॉमरेड आप सभी को नमस्कार। और साथियों, आज देश में कोरोना महामारी का एक संकट उभर के आया, पूरी दुनिया में है। ऐसी स्थिति में जो मजदूरों को तमाम रियायतें दी जाना थी वो नहीं दी जा करके वर्तमान जो सरकारें हैं वो उनको मजबूर किया कि वो पलायन करके अपने घरों पे जाए, क्योंकि अगर मजदूरों को चाहते तो वो 2 महीने 3 महीने तक वेतन दे सकते थे, सरकार को राहत पैकेज घोषित करती और उनको रोकते कि आगे हमको उत्पादन प्रक्रिया शुरू करना है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। लाखों लाख मजदूर आज भटकने को मजबूर हैं, वो अपने घरों पे जा रहे हैं, लेकिन ये कब वापस लौट आ पाएंगे ये कहा नहीं जा सकता। और ऐसी स्थिति में जहाँ श्रम कानूनों को बनाए रखने की जरूरत थी वहां पर उसको बिगाड़ने की कोशिश की, जो कि मौका देख रहे थे और वो उनको मिल गया है। आज मजदूरों को अगर कारखाने में कोई संकट आता है, कोई रॉ मटेरियल की कमी होती है, बिजली की कमी होती है या प्राकृतिक आपदा आती तो ले ऑफ का कानून है। कम से कम आधी मजदूरी तो कारखाना दे सकता था, आधी मजदूरी सरकार भुगतती और मजदूरों को रोका जा सकता था। और लेकिन कोई ध्यान नहीं दे गया। उनको अगर खाने की समस्या आ गई, रहने की समस्या आ गई, तो आज मजदूरों ने 2 महीने 1.5 महीने तक इंतजार किया, कुछ राहत नहीं मिली, तो आज पैदल लाखों लाख मजदूर भटक रहे हैं और देश बड़े भारी संकट में खड़ा हो गया है। और आगे उत्पादन प्रक्रिया शुरू हो, ये राहत मिले, इसके लिए सब सरकारों को इसमें प्रयास करना चाहिए। सरकार को राहत पैकेज घोषित करना चाहिए, मजदूरों को भोजन की व्यवस्था, रहवास की व्यवस्था, आने जाने के लिए अपने निवास स्थान पर जा रहे हैं तो ट्रेन से जा रहा है तो ट्रेनों की व्यवस्था नहीं, बसों में मनमाना किराया दिया जा रहा है, कुछ पैदल जा रहे हैं, भूखे प्यासे हैं, तो इनके लिए राहत का पैकेज सरकार को घोषित किया जाना चाहिए, नहीं तो आज देश अपने कई वर्षों पीछे चला जाएगा। साथियों, इसमें आप लोगों को ये बातें उठाना चाहिए। और श्रम कानूनों में जो संशोधन कर रहे हैं, 12 घंटे की मजदूरी कराने की तैयारी की जा रही है, जबकि बेरोजगारी देश में है तो 6 घंटे का होना चाहिए, यानी 4 शिफ्ट चलाकर लोगों को काम दिए जाने की बात होना चाहिए, तो 2 शिफ्ट चलाकर और बेरोजगार करने की बात हो रही है। इसके लिए भी हम सबको मिलकर के आगे चर्चा करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि इसको रोका जाए। धन्यवाद सर। हेलो जी, धन्यवाद रुद्रपाल जी। हेलो, मैं कैलाश लिंबोदिया जी से कहूंगा कि वे भी अपनी बात रखें। वे C2 के राज्य परिषद के साथी हैं, कैलाश लिंबोदिया जी। जी कॉमरेड, आप दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं, आप बोलना शुरू कीजिए। जी हाँ। नमस्कार साथियों को नमस्कार। आज जो कोरोना से
बोलो ना, आपका नाम आया, बोलो ना। और ये कि हमारे एक की मिनट सरकार, लिम्बोदिया जी, केंद्र की लिम्बोदिया जी, सरकार लिम्बोदिया जी, और अन्य, एक मिनट जी हाँ, ठहरिए लिम्बोदिया जी, हाँ एक मिनट ठहरिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो साथी यहाँ आए हैं, अभी जैसे 48 साथी हैं इस मीटिंग के भीतर, तो जिन लोगों को जी मीटिंग हाँ, के बारे में अपना कोई कमेंट देना हो, वो ऊपर कमेंट बॉक्स दिख रहा है ग्रीन जहाँ पर होगा तो 48 आपके के बाद अवार्ड में। माफ होते हैं। अरविंद सोनी जी, आप अपना माइक अभी बंद कर लें प्लीज जी। तो जो ऊपर कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया लिख सकते हैं, सवाल लिख सकते हैं, जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हैं। तो आपको आगे की सूचनाएं चाहिए हो तो आप अपना उसके अंदर फोन नंबर या ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। जी लिम्बोदिया जी, आप अपनी बात रख रहे हैं। रविकांत यादव जी, आप अपना माइक बंद कर लें प्लीज। हाँ शुरू करूँ मैं? हेलो हेलो तिवारी जी जी, तिवारी जी, हेलो तिवारी जी, हेलो हेलो एक मिनट, तिवारी एक जी, मिनट। हाँ बोलिए। तिवारी तिवारी जी, मैं एक निवेदन कर रहा था कि मुझे यादव जी ने ये बताया था कि आप श्रम कानूनों में जो माननीय बोलो ना। मुख्यमंत्री ने संशोधन किए उस पर चर्चा होगी। कृपाशंकर जी क्या बोल रहे हैं आप? थोड़ा सा जोर से बोलिए। मैं ये बोल रहा था, सर, मैं कुछ निवेदन कर रहा था। अभी एक मैं ये मिनट ठहरिए, निवेदन एक कर से रहा था। सुन लूं। हेलो, जी कृपाशंकर जी बोलिए। मैं ये निवेदन कर रहा था कि मुझे यादव जी ने ये बताया था कि जो श्रम कानूनों में संशोधन किया अचानक माननीय मुख्यमंत्री ने, उस विषय पे चर्चा होनी है। जी हाँ, तो उस पे जो सीधी सीधी बातें हैं वो हम लोग जो बाहर के लोग हैं उनकी बातें आप सुन लें पहले, एक एक करके यादव जी की बात। नहीं नहीं, एक मिनट, ये एक मिनट निवेदन। सुनिए, सुनिए वर्मा जी, जी और बाकी साथियों को भी जिनको आमंत्रण पत्र पहुंचाया है व्हाट्सएप के माध्यम से, उसमें लिखा हुआ है कि कार्यक्रम जी हमारा ये है कि हमारे पहले 3 वक्ता बोलेंगे, उसके बाद जो जी जी और साथी है वो अपनी बात जी, रखेंगे। तो अभी ठीक संक्षेप है, में ठीक सबकी बात उस क्रम में हो जाने दीजिए, है ना? जी जी, थैंक यू, ये थैंक यू, कैलाश थैंक यू। लिम्बोदिया जी है, ये अपनी बात रखेंगे, उसके बाद श्याम सुंदर जी रखेंगे। श्याम सुंदर जी जी के बाद में जो साथी हैं वो अपनी बात। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, लिम्बोदिया जी बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ शुरू करूँ मैं? जी मैं तो बोलिए। बंद कर दूँ? शुरू करूँ? हाँ हाँ शुरू कीजिए, लेकिन थोड़ा तेज हेलो, बोलिए, आपकी आवाज कम आ रही है। हाँ हाँ, मैं ये कह रहा था कि आज कोरोना से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन लग ये रहा है कि सरकारें कोरोना से लड़ने की बजाय श्रमिकों से लड़ने का ये समय उन्होंने चुना है। आज जहाँ जरूरत इस बात की है कि सरकार और उद्योगपति मिलकर के श्रमिकों की सुरक्षा और उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके खर्चे की व्यवस्था करते, लेकिन ये करने की बजाय आज मजदूरों को खुला छोड़ दिया गया है और वो भटकते हुए सड़कों के ऊपर इधर उधर अपने घर के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तो ये तो सरकार और उद्योगपति अपनी जिम्मेवारी निभा नहीं रहे हैं। इसके बाद इस अवसर का उपयोग करके राज्य क्या बोल रहे सरकारें नहीं बोल सारे ना श्रम बोल रहे कानूनों को बदलने के काम में लगी हुई है। मध्य प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार और दूसरी सरकारों ने भी इन श्रम कानूनों में बदलने के लिए काम करना शुरू किया है। देखिए, जो उत्पादन प्रक्रिया है उसके 5 प्रमुख घटक होते हैं। उसमें श्रम, पूंजी, भूमि, साहस और संगठन, ये पांचों मिलकर के ही उत्पादन पूरा करते हैं। लेकिन आज सरकार पूंजीपतियों से तो बात कर रही है, लेकिन दूसरा जो प्रमुख घटक है श्रम, उनके प्रतिनिधियों से बगैर कोई बात किए आज जिस तरीके से परिवर्तन करने के लिए प्रस्ताव बनाए गए और ये इस बात को दिखाते हैं कि वो श्रम को कोई महत्व नहीं देना चाहते।
मैं बताना चाहता हूं कि ये सरकार जो कानूनों में परिवर्तन कर रही है, केंद्रीय श्रम कानून और राज्य से संबंधित कानून है, इन दोनों में परिवर्तन कर रही है। पहला जो कारखाना अधिनियम 1948 है, उसमें व्यापक पैमाने पे परिवर्तन हो रहे हैं। औद्योगिक संबंध अधिनियम है, ठेका श्रमिक अधिनियम है, मध्य प्रदेश स्टैंडिंग ऑर्डर है, उसमें परिवर्तन हो रहे हैं। दुकान एवं स्थापना अधिनियम, इसमें परिवर्तन हो रहे हैं। श्रम कल्याण मंडल, इसके अंदर परिवर्तन हो रहे हैं। ये सभी क्षेत्रों में एक साथ परिवर्तन हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो कारखाना अधिनियम 1948 जो आजादी के बाद बना, इसके अंदर श्रमिकों की सुरक्षा, उनके वेतन, उनकी कार्य की दशा, उनके जो है जो उनके काम पे रखने और निकालने, इस तमाम ऐसे कानून बनाए गए हैं जिससे श्रमिक को सुरक्षा। लेकिन आप देखिए इसके अंदर बड़े पैमाने पे परिवर्तन किया जा रहा है। धारा 1 से लेकर के 20 तक, जिसमें परिभाषाएं दी गई हैं कि श्रमिक कौन होगा, कारखाना का क्या हो की परिभाषा क्या होगी, और दूसरी परिभाषा है इसको निरस्त किया जा रहा है। इसके अंदर श्रम निरीक्षण के लिए जो है धाराएं हैं, उसकी व्यवस्था उसको खत्म किया जा रहा है। कारखाने के अंदर श्रमिक अच्छी तरीके से काम कर सके, उसकी स्वास्थ्य की रक्षा के संबंध में धाराएं हैं, जिसमें कि टेम्परेचर कितना रहेगा। टेक्सटाइल उद्योग में हम लोग काम करते हैं, वहां देखा जाता है कि अगर धागे से कपड़ा बन रहा है तो उसमें स्टीम छोड़ी जाती है ताकि धागा टूटे नहीं। तो इसके अंदर कानून बने कितनी छोड़ी जाएगी, लेकिन उसको भी खत्म किया जा रहा है। उसके अंदर फर्स्ट एड, अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो उसके अंदर कारखाने में उसकी व्यवस्था होना चाहिए, उसको खत्म किया जा रहा है। कैंटीन की व्यवस्था होना चाहिए, उसको खत्म किया जा रहा है। विश्राम गृह रहेंगे कारखाने के अंदर, उसको खत्म किया जा रहा है। महिला श्रमिकों की सुविधा के हिसाब से उसके पास बच्चों की ये दूसरी सुविधाएं जो महिलाओं से संबंधित हैं, वो सब खत्म की जा रही है। और जो वेलफेयर अधिकारी एक कारखाने के अंदर होना चाहिए, जो श्रमिक की समस्याएं और मालिक से उनके बीच की जो है वो कड़ी रहती है, उसको खत्म किया जा रहा है। कोई वेलफेयर अधिकारी नहीं रहेगा। काम के घंटे के संबंध में धारा 51 है, जिसके अंदर कहा गया है कि एक दिन के अंदर 8 घंटे से ज्यादा नहीं और 48 घंटे से सप्ताह में ज्यादा काम नहीं लिया जाएगा। ये धारा 51 खत्म की जा रही है। 12 घंटे और 47 घंटे सप्ताह में ये लागू किया जा रहा है। धारा 52 से लेकर 58 तक जो है पाली और काम से संबंधित जो घंटे हैं उससे संबंधित है, इसको खत्म किया जा रहा है। और 60 से 65 की खत्म की जा रही है, जिसके अंदर कामगारों का रिकॉर्ड रखने की जो है व्यवस्था है कि उसका नाम रहेगा, वो कब लगा, उसने कितने दिन तक काम किया, ये सारी जो रिकॉर्ड रखने का है उसका वो खत्म किया जा रहा है। देखा जाएगा श्रमिकों का। महिलाओं से संबंधित जो धाराएं 63 से लेके 66 तक, ये सारी धाराएं जो है महिलाओं के कब काम कर सकती है, उनके जो बच्चे के जो डिलीवरी के समय जो सुविधाएं दी जा रही है वो सब खत्म की जा रही है। इसके अंदर धारा 92 से लेकर 92 से लेकर 101 धारा तक जो श्रम निरीक्षण और जांच से संबंधित धाराएं दी गई हैं, उनको खत्म किया जा रहा है। इसका मतलब है कि अगर किसी मालिक ने किसी मजदूर को कह दिया कल से नहीं आना, तो उसकी जांच प्रक्रिया जो है वो नहीं होगी, तो श्रम निरीक्षण का कोई उसके अंदर दखलंदाजी नहीं लेगी। ये तमाम खत्म किए जा रहे हैं। जो 90 और 91 धारा है दुर्घटना से संबंधित, उसको खत्म किया जा रहा है। केवल एक धारा लिखी जा रही है 90, उसके बाद की दुर्घटना से संबंधित जो धारा है उसमें परिवर्तन किया जा रहा है। उसमें सजा का प्रावधान है, लेकिन कहा जा रहा है कि सजा का प्रावधान नहीं रहेगा। इसी तरीके से धारा 102 से लेकर 107 तक जो है श्रम न्यायालय और श्रम विभाग की भूमिका से संबंधित है। अगर कोई श्रमिक को निकाल देता है तो वो श्रम विभाग जा सकता है, उसकी कोई समस्या है तो श्रम विभाग में जा सकता है।
अगर वहां निराकरण नहीं होता है तो श्रम न्यायालय जा सकता है। लेकिन ये धाराएं 102 से लेकर 107 तक इसको खत्म किया जा रहा है। इसका मतलब आप अपनी समस्या श्रम विभाग में भी नहीं ले जा सकते। अगर आपको निकाल दिया तो आप औद्योगिक न्यायालय, श्रम न्यायालय में भी नहीं जा सकते। ये कारखाना अधिनियम में ये परिवर्तन हो रहा है। दूसरा, जो मध्य प्रदेश स्टैंडिंग ऑर्डर है उसके अंदर परिवर्तन किया जा रहा है कि 50 श्रमिक तक के लोगों के लिए कोई जांच और कारखाने में जांच वगैरह करने से छूट रहेगी, उसको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। ये सब खत्म किया जा रहा है। जब रजिस्ट्रेशन और जांच नहीं हो, रजिस्ट्रेशन और ये लाइसेंस नहीं रहेगा तो कोई भी कानून उस कारखाने में लागू नहीं होगा। बिजली से चलने वाले 20 श्रमिक और जहां बिजली नहीं है वहां पे 40 श्रमिक, इनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई कानून लागू नहीं होगा। ये स्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर छूट दी जा रही है। इसका मतलब है कि मजदूर को चाहे जिस स्थिति में आप रखोगे कोई देखने वाला नहीं रहेगा, कहीं आप जा नहीं सकते। ये सब उनको छूट दी जा रही है। ठेका श्रमिक कानून जो अधिनियम है उसके अंदर परिवर्तन किया जा रहा है कि 50 श्रमिक तक आपको, ठेकेदार को कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। वो कहाँ से ला रहा है, उनसे क्या करवा रहा है, उसको कितना पैसा दे रहा है, उसको पीएफ है कि नहीं, बीमा है कि नहीं, इस सब चीजों को देखने की जरूरत नहीं। जब उसको रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस ही नहीं कराना है तो फिर किसी भी तरीके की कोई सुविधा नहीं। इसी तरीके से दुकान और स्थापना अधिनियम में भी परिवर्तन किया जा रहा है। 6 बजे से लेके सुबह रात को 12 बजे तक, आने की मतलब 18 घंटे तक आप दुकान में मजदूर से काम ले सकते हैं। कोई भी दुकान अगर 6 बजे से 12 बजे तक चालू रहेगी तो 2 पाली में किसी कर्मचारी को नहीं रखा जाएगा, एक ही कर्मचारी ये सारी चीजें करेगा। जो एक परिवर्तन हो रहा है औद्योगिक संबंध अधिनियम, इसके अंदर कोर्ट जाने और श्रम विभाग के, मैंने बताया कि ये सब खत्म किया जा रहा है। और श्रम कल्याण मंडल का जो है उसमें 80 रुपए प्रति श्रमिक दिया जाना है हर कारखाने के मालिक को, उससे छूट दी जा रही है। बड़े पैमाने पे ये अगर परिवर्तन होते हैं तो बंधुआ मजदूर बनकर के श्रमिक रहेगा। मैं पहले राउंड में इतनी बातें कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जी जी, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत कॉन्क्रीट जानकारी दी कि किस तरह के परिवर्तन लाए जा रहे हैं। हालांकि पिछले लगभग 20 वर्षों से हम देख रहे हैं कि श्रम के पक्ष में जितनी भी कानून संघर्षों से हासिल किए थे, ग्लोबलाइजेशन के दौर में उन कानूनों को धीरे धीरे करके शिथिल किया जा रहा था। लेकिन ये धीरे धीरे नहीं, ये एक हथौड़े की चोट की तरह से ऐसे तहस नहस किया जा रहा है। श्याम सुंदर यादव जी यहाँ हैं? जी यादव जी, अपना माइक ऑन कर लीजिए प्लीज, माइक ऑन कर दीजिए। हाँ, कर दिया मैंने। जी माइक ऑन हो गया। आप जी हाँ, आप बोले प्लीज। हाँ, देखिए, के महामंत्री हैं मध्य प्रदेश के और वरिष्ठ ट्रेड यूनियन लीडर हैं, तो वो हमारे बीच में है, आज बात रखेंगे। ये मैंने अभी रुद्रपाल सिंह जी को, लिम्बोदिया जी को सुना है। मैं उन बातों की तरफ, उन्होंने बहुत अच्छी सारगर्भित बातें कही है। मैं कुछ बातें ऐसी कहना चाहता हूँ अपने समय के लिए कि ये जो सरकार है ये कहती तो यही है कि हम लोकतांत्रिक ढंग से हमारा बहुमत है इसलिए हमने सरकार का गठन किया है, लेकिन ये काम सारे वैधानिक कर रही है। ये वर्तमान सरकार और इसका श्रम विभाग, इन्होंने जो श्रम कानूनों में गैर कानूनी तरीके से संशोधन किए हैं, मेरे भाई ने दूसरी बात चाहता, वह न केवल न्याय कर रही है बल्कि अवैधानिक तरीके से कर रही है। और हमको अब उस स्थिति में ये ले जा रही है मध्य प्रदेश सरकार। और जैसा जिक्र किया आपने उत्तर प्रदेश का, कि जब हम आजाद नहीं थे, मुझे अच्छी तरह याद है, जब मजदूर काम पर जाता था तो सूर्योदय नहीं हो पाता और जब लौट के बच्चे सो जाते थे। उस स्थिति में यह लोकतांत्रिक सरकार अपने आप को कहने वाली उस स्थिति में आपको ले जा रही है। करना चाहूंगा 4 घंटे 12 के
आपने 12 घंटे तो एक तरह से फैक्ट्री डिस्प्यूट यादव जी, यादव जी, दिया। यादव जी, बोलिए। आपकी आवाज कट रही है। आप थोड़ा पहले से जो आपने बात कही है उस बात से शुरू कीजिए और थोड़ा सा मोबाइल को इस तरफ कहीं घुमा लीजिए ताकि नेटवर्क अच्छा है। ऐसा घुमा लूं? हाँ, ये नेटवर्क अच्छी अच्छा। आवाज। हाँ अब आ रहा है ठीक से? जी हाँ, बेहतर। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मध्य जी। प्रदेश की वर्तमान सरकार जो चल रही है वो कहती तो यही है कि हम लोकतांत्रिक ढंग से बहुमत है हमारा, इसलिए हमने सरकार चला रहे हैं, लेकिन काम जितने भी वो कर रही है वो सब अवैध तरीके के कर रही है। मेरे साथियों ने जो जिक्र किया है मैं उस ओर न जाते हुए आगे की बात कहना चाहता हूँ कि देखिए 2 कानून ऐसे हैं, उन्होंने तो 12 कानूनों में संशोधन कर दिया, लेकिन मैं केवल अपने समय में 2 कानूनों का उल्लेख करना चाहता हूँ, फैक्ट्री एक्ट और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ये 1947 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आईडीए बना और 48 में फैक्ट्री एक्ट बनाया गया। ये दोनों कानून आजादी के तत्काल बनाए गए और इसमें इसकी व्याख्या की गई है कि 8 घंटे का कार्य होगा, सप्ताह में 1 दिन अवकाश होगा, और अगर 8 घंटे से आप अधिक कार्य करेंगे तो उसका आपको ओवर टाइम देना पड़ेगा। किंतु ये सरकार ने बिना किसी नियम कायदे के अवैध तरीके से, अवैध मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ये दोनों कानून केंद्रीय हैं, केंद्र सरकार ने इसको बनाया है। अगर इसमें आपको कुछ संशोधन करना है तो केंद्र सरकार की आपको अनुमति स्वीकृति लेना होती है, लेकिन इन्होंने ऐसी कोई स्वीकृति नहीं ली। लोकसभा राज्यसभा में जो पास कानून हुआ उन्होंने अभी तो इन्होंने अपना बहुमत भी साबित नहीं किया है, और इन्होंने जो संशोधित कर दिया और इस तरह से लागू करने की बात कही है, उससे न केवल ये अन्याय है मजदूरों के साथ, बल्कि ये अवैधानिक भी है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को हमने आपस में घरों में बैठ के चर्चा की। मैं कोरोना के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मेरे जैसे मित्र ने कहा कि कोरोना का सारा दुनिया पर सहित भारत में केवल मजदूरों के लिए दिखाई दे रहा है। काम की तलाश में लोग भटकते जा रहे हैं, सड़कों पे उनकी मृत्यु हो रही है, रेल में कट रहे हैं। आज की एक ताजी घटना है, झांसी से एक ट्रक आम लेके जा रहा था, पलट गए, उसमें 4 आदमी स्पॉट पे ही मच गए। तो ये मजदूरों के लिए जो किया जा रहा है वो मानवीय दृष्टि से भी ठीक नहीं है। एक आदमी की कार्य करने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उसी के आधार पर ये कानून बनाए गए थे। 8 घंटे का कार्य, 4 घंटे पर उसको रेस्ट देना, और ये इन्होंने संशोधित कर दिया कि 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम करो, 6 घंटे के बाद आपको रेस्ट दी जाएगी। ये कानून का उल्लंघन है, अन्याय है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो सरकार इस तरह के करके, एक तो श्रम विभाग को इसने एकदम समाप्त कर दिया है। श्रम विभाग हमारे श्रमिकों के लिए कई बातें सोचता है, जैसा मेरे साथियों ने कहा, उसके पास इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा है और सीधा सीधा ये सारा उद्योगपतियों के हाथ में चला गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उद्योग के हित में ही नहीं है। अगर आप श्रमिकों की कार्य क्षमता और उसकी कैपेसिटी देखेंगे और अधिक काम देंगे तो ना तो प्रोडक्टिविटी कर पाएगा, ना उसकी क्वालिटी गुणवत्ता सुधार पाएगा, और इसके हमारे लिए कई कारण हैं। हिंदुस्तान में कई इंडस्ट्री ऐसी बंद हो गई जिनका गुणवत्ता अच्छा न होने माल बाजार में नहीं बिका। तो ये अमानवीय तो है ही, लेकिन अन्यायपूर्वक है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि जब आपने संशोधन किया, राज्य के कानून में भी परिवर्तन का आपको कोई तरीका आपको या तो आता नहीं है, आप जानते नहीं। आप अगर कोई परिवर्तन करना चाहते तो विधानसभा में आप प्रस्ताव ला करके उसको पारित करते। आज स्थिति ऐसी है कि विधानसभा में अभी आपका विश्वास मत ही पास नहीं हुआ तो आप प्रस्ताव क्या लाएंगे? तो ऐसे में आपको अध्यादेश निकालना चाहिए था, लेकिन उसका भी इन्होंने अनुकरण नहीं किया। ये सीधे सीधे मानव अधिकार की अवहेलना है, और मनुष्य के साथ मानव समाज में हम भी एक आते हैं। जैसा हमारे साथी ने कहा, मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग त्रिपक्षीय स्तर पर मजदूर, मालिक और सरकार मिलकर के कारखाना चलाते हैं।
कानून का पालन करते हैं। किंतु इस समय अकेले सरकार ने उद्योगपतियों के इशारे पर या उनके प्रस्ताव पर विचार करके जो ये किया है, ये केवल अन्याय है, बल्कि गुलामी की ओर उनको ले जाने का उनका रास्ता है। इस अवसर पर इस टर्म में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि मानव अधिकारों को मैं ध्यान रखकर ये बनाए गए कानून की अवहेलना करना ठीक नहीं है। ये निरंकुश शासन और श्रम विभाग को इस बात के लिए राजी करे, अवैध संशोधन ना करे, ये हमारी मांग है। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया आपका। इस फिर अगर जरूरत हुई तो फिर से लौटेंगे आपकी तरफ। अवश्य। दूसरे सत्र में दूसरा हिस्सा जो है उसमें हमने आदरणीय जी रतिराम जी तिवारी जी, मैं अरविंद सोनी हेलो कहना चाहता हूँ। जी हाँ, बोलिए। हेलो, रतिराम यादव बोलना चाहता हूँ। नहीं, मैं आप दोनों बोलेंगे, लेकिन सुनिए, अरविंद सोनी जी और यादव जी, आप दोनों को दिया जाएगा, लेकिन उसके पहले मैंने 3 हस्तक्षेप के लिए आमंत्रित किए हैं। मैं पूछ लूं, अगर वो वक्ता जिनसे पहले से हमने कहा है वो पहले से बोलना चाहेंगे तो पहले बोल लेंगे, या फिर आपको समय देना चाहेंगे तो वो आपको दे देंगे। तो मैं पूछ लेता हूँ, कॉमरेड प्रमोद प्रधान जो C2 के हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं? से शायद महिमा, अपना माइक बंद करो महिमा। आप लोगों में से जिनके माइक चालू है कृपया अपना माइक बंद कर लें, क्योंकि उससे डिस्टरबेंस आता है। क्या प्रमोद प्रधान जी हैं हमारे साथ? नहीं है शायद। तो शिव शंकर मौर्य जी एटक से हमारे साथ में हैं, वे अपना माइक ऑन कर लें। क्या आप अभी बोलना चाहेंगे या बाद में बोलना चाहेंगे मौर्य साहब? कॉमरेड मौर्य भोपाल से एटक। जैसा आप समय देंगे उसके हिसाब से। नहीं, आप पर निर्भर है। अगर आप चाहें तो अभी एक 5 मिनट संक्षेप में बोल लें, बाद में फिर से अगर समय होगा तो फिर से बोल सकते हैं, या जैसे अरविंद सोनी जी पहले चाह रहे हैं बोलना, और रतिराम जी भी चाह रहे हैं। सोनी जी रतलाम से हैं, रतिराम जी जबलपुर से हैं, तो आप चाहें तो इनको भी हम समय दे सकते हैं। जैसा आप बोले, आप कंडक्ट कर रहे हैं, एनी प्रेफरेंस फ्रॉम दैट कैन डू इट। मैं अरविंद सोनी जी को और रतिराम जी को 2 मिनट मैं अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित करता हूं। तिवारी जी, मैं अरविंद सोनी रतलाम से कुछ बोलना चाहता हूं। बोलूं? जी, आप थोड़ा सा परिचय भी अपना। हेलो, हरण नेट आ गया था। अरविंद सोनी जी, अपना माइक ऑन कर लीजिए और कहिए अपनी बात। अरविंद सोनी जी, अरविंद सोनी जी, आप अपना माइक ऑन करके अपना परिचय भी दे दें एक लाइन। मेरी आवाज आप तक आ रही है तिवारी जी? जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज, और जिनको नहीं आ रही है, ऑडियो नहीं मिल रहा हो, वो कृपया अपने आसपास थोड़ा घूम करके देखें, नेटवर्क की दिक्कत होगी। अपना ऑडियो ऑन कर लीजिए, और जिनको ऑडियो। तिवारी जी, मैं सीधी अपना परिचय देते हुए सीधी अपनी बात पर आता हूँ। 2 मिनट आपका समय लूंगा। मैं अरविंद सोनी रतलाम में जिला इंटर काउंसिल का अध्यक्ष हूँ और मध्य प्रदेश विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन का प्रांतीय सचिव हूँ। मैं कोरोना संकट के चलते मध्य प्रदेश शासन ने जो श्रम कानूनों में परिवर्तन किए हैं, उन पर सीधी मैं वो भूमिका निभाना चाहता हूं कि वास्तव में सरकार को क्या करना चाहिए था और क्या किया। क्योंकि मेरे पूर्व वक्ता आदरणीय श्याम सुंदर जी यादव साहब इंटेक से, C2 से, एटेक से, इन सब लोगों ने वो सारी बातें बतलाई हैं जो बातें परिवर्तन में आई। मैं उनको ना दोहराते हुए मैं सीधी सी बात कहना चाहता हूं कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है।
मध्य प्रदेश सरकार उद्योगपतियों को राहत देना चाहती है, लेकिन अपने श्रमिकों को राहत नहीं देना चाहती है। जबकि हम ये मानते हैं कि उद्योग चलेंगे तो श्रमिक रहेंगे, श्रमिक रहेंगे तो उद्योग चलेंगे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। और उस दृष्टिकोण से सरकार अगर उद्योगपतियों की सुन रही है तो उन्हें मजदूरों की भी सुनना चाहिए था, मजदूरों का भी पक्ष रखना चाहिए और मजदूरों की भी व्यथा कथा का उन्हें ध्यान होना चाहिए। सरकार अपने कर तो कम नहीं कर रही, उद्योगपति को राहत देना चाहती है और मजदूरों को राहत नहीं देना चाहती है। उद्योगों में जो कच्चा माल आता है, उस कच्चे माल को बुलाने के लिए जो एक्साइज ड्यूटी लगती है वो भी कम नहीं की है। उसके बाद बेचते वक्त जो जीएसटी लगता है वो भी कम नहीं किया है। यानी सरकार अपने खाते से, अपने खजाने से किसी भी प्रकार का फायदा उद्योगपतियों को नहीं देना चाहती। वो मजदूर का शोषण करने के लिए नियम कानून बनाना चाहती है। इस ऐसी सरकार की मैं वर्चस्व करता हूं। यह कानून अगर उनको बनाने थे, परिवर्तन करने थे, तो हम श्रम संगठनों के लोगों को बुलाया जाना चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो है उद्योगपतियों को जब आपने सुना है तो श्रमिकों को भी सुनना था, श्रमिक संगठनों को बुला करके उनकी भी बातचीत सुनी जानी चाहिए थी। मुख्यमंत्री जी ने श्रम सुधारों की घोषणा करते समय यह कहा कि वे नए उद्योगों को आमंत्रित करने के लिए श्रम सुधार कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, नए उद्योगों को आमंत्रित करने के लिए या नए उद्योगों को स्थापित करने की मदद के लिए क्या सिर्फ श्रम देने वाले व्यक्ति, भारत का निर्माण करने वाले व्यक्ति, इस निर्माता को जो आज कोरोना की विषम परिस्थिति महामारी के कारण दर दर भटक रहा है, अपने को स्वयं को जीवित रखने के दृष्टिकोण से वो कितने संघर्ष में है, ऐसी स्थिति में इस प्रकार से जो कानूनों को तोड़ करके जो व्यवस्था की गई है वो ठीक नहीं की गई। हम इसका जो है विरोध करते हैं। और मैं तो सभी श्रम संगठनों के साथियों से ये कहना चाहता हूं कि संयुक्त होकर के सरकार के विरुद्ध न्यायालयी और सड़क पर दोनों जो है विरोध किया जाना चाहिए। और सरकार सिर्फ चाहती है कि श्रमिकों के आधार पर उद्योगपतियों को जीवित रखा जाए। अपने खजाने से उद्योगपतियों को राहत दो ना, आप वो क्यों नहीं देते? मेरी आपसे इतनी ही गुजारिश है, आपके माध्यम से सरकार तक मैं अपनी ये बात पहुंचाना चाहता हूं। जय श्रम, जय हिंद। जी बहुत शुक्रिया अरविंद जी, आपने कुछ कॉन्क्रीट सुझाव रखे। और सबसे प्रमुख बात जिसकी तरफ मैं इस चर्चा के भीतर आना भी चाह रहा हूं कि आखिरकार जो लॉकडाउन जैसी स्थितियां हैं उनके भीतर श्रमिक अपने आप को संगठित करके किस तरह प्रतिरोध करेंगे, ये इसके बारे में श्रम संगठन क्या सोच रहे हैं आपस में मिलकर के, इस पर हमारे आगे आने वाले वक्ता कुछ अपनी बात रखें। आपका बहुत शुक्रिया अरविंद जी, आप अपना माइक बंद कर लें। थैंक यू सर तिवारी साहब, थैंक यू जी। आप रतिराम यादव जी कुछ बोलने वाले थे, वो हैं क्या यहाँ? रतिराम यादव जी अपना माइक ऑन कर लें और अगर कुछ कहना चाह रहे हो तो प्लीज कहिए। चलिए, मेरे ख्याल से उनको आने में वक्त लगेगा। तो मैं अनुरोध करता हूं, हमारे AITUC के डिप्टी सेक्रेटरी हैं, स्टेट सेक्रेटरी शिव शंकर मौर्य जी, वे अपनी बात रखें कि क्या श्रम संगठन सोच रहे हैं और किस तरह से इन मजदूर विरोधी नीतियों का प्रतिरोध करने की, एक सार्थक प्रतिरोध करने की कोशिश है। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इस कोरोना की विषम परिस्थिति में भी हमारी बातें सोशल मीडिया पर अपने माध्यम से आगे बढ़ाने का और लोगों को जागरूक करने का काम किया है। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। और इसके साथ ही ये भी यहाँ पर कहना चाहूंगा कि अगर आप इस सरकार की नीयत देखें, नीति देखें, चरित्र देखें, चित्रण का अगर वर्णन करें तो ये सरकार कभी भी किसी भी वर्ग के लिए
सिर्फ एक पूंजीपति वर्ग छोड़ दें, बाकी पूंजीपति वर्ग के अलावा किसी भी वर्ग के लिए काम नहीं करती, सही प्रकार से काम नहीं कर रही है। ये सरकार हमेशा किसी की आड़ में अपनी रोटियां सेकने का काम करती है। ये सरकार इससे पहले थी तो इसने श्रम को आगे रखा कि श्रम की वजह से हम नए उद्योग मध्य प्रदेश में नहीं लगा पा रहे हैं, जिसका इन्होंने इस फॉर बिजनेस ड्राइंग के नाम से एक बहुत बड़ा एक वो किया, एक इन्वेस्टर मीट करी, 4 इन्वेस्टर मीट करी इन्होंने मध्य प्रदेश में। 4 इन्वेस्टर मीट्स में इन्होंने 4 लाख हेक्टेयर जमीन जो है उद्योगपतियों को दे दी। उसका आज तक उन उद्योगों का क्या हुआ, कितनी तरक्की पे है, कुछ भी पता नहीं। श्रम कानूनों में, श्रमिक में अभी कोरोना वायरस की वजह से अगर इनको इन्हीं श्रमिकों का ख्याल होता है, जिनमें इनके सरकार में बैठे कई लोग ये कहते हैं कि उनको रोक लिया जाए, हमारा उद्योग बंद हो जाएगा, तो उनको भरोसा भी दिलाना पड़ता है कि कैसे करना, कैसे उनको रोका जाए। इसकी व्यवस्था नहीं करी। 50 दिन तक हमारा श्रमिक परेशान रहा। 50 दिन बाद उनको जब उसके मालिक ने 24 तारीख से आपने लॉकडाउन किया, 6 दिन का वेतन पहले आपने कहा, एक एडवाइजरी जारी करी, एडवाइजरी लेबर की तरफ से जारी, लेबर मिनिस्टर की बात इनकी फैक्ट्री का उद्योगपति कौन सा मानता है, और इन्होंने एडवाइजरी जारी करी कि वो पैसा ना काटा जाए उसको। मालिक ने 6 दिन का वेतन काटा, अप्रैल माह का वेतन नहीं दिया। हमारा श्रमिक सड़कों पे त्राही करता फिर रहा है, खाने के परेशानी है, भूख के मारे परेशान है, अपने अपने घरों को जाने के लिए ट्रेनें बंद हैं, बसें बंद हैं। कुछ व्यवस्थाएं तुम कर रहे हो, जानबूझ के तुम कर रहे हो, सही अपने कर रहे हो, लेकिन जो हमें चाहिए, हमारे को अब मुझे बता दीजिए, इन श्रम कानूनों में परिवर्तन के बाद वो कौन सी पूंजी है जो मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट हो जाएगी? कितने हमें जुमले दोगे? ये एक नया जुमला हमारे श्रम कानूनों में परिवर्तन करके, हमें परेशान करके, हमारे आंदोलन से हम अपना ये आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कितना इस देश का, मध्य प्रदेश में कितना खुशहाल होगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, इसकी बात नहीं करेंगे। जो उद्योग चल रहे हैं, अच्छे से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, उसमें क्या है, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए, इस विषय कोई बात नहीं हो रही है। बात हो रही है सिर्फ नए पूंजी कैसे इन्वेस्ट होगी। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये शिवराज सिंह की समझ, पिछली बार इन्वेस्टर मीट करके देख ली, अब इस प्रकार से श्रम कानूनों में संशोधन करके, श्रम नीति में परिवर्तित करके, मजदूरों को छटनी करके, जहां तुम्हारी सरकार 2014 में आई थी केंद्र में, तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कर रही थी। अब नित्य नए रोजगार कम हो रहे हैं, और उसके बाद उद्योगों में इस प्रकार की मारामारी करके उस मजदूर को, जो बेचारा असंगठित क्षेत्र का मजदूर, जो फैक्ट्री का मजदूर, वो अब इसके प्रबंधन के अत्याचार को सहेगा। कोई नियम, कोई समस्या, कोई उसके लिए सोशल सिक्योरिटी, इस प्रकार की बातें ना करके आप इस प्रकार की बातें कर रहे हो कि अब साहब वो जो है 8 घंटे से 12 घंटे काम करेगा, और वो दुकान जो है 6 बजे से 12 बजे तक 18 घंटे खोलेगा। अब आप फैक्ट्री में कोई लेबर मिनिस्ट्री का आदमी, लेबर लॉ का आदमी, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर, लेबर श्रम आयुक्त उन फैक्ट्रियों का निरीक्षण करने नहीं जाएगा कि उसमें मजदूरों को कोई जो उनकी फैक्ट्रीज एक्ट में सुविधा है वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है। आप मनमानी करके, ये तो खुली कारपोरेट लूट है। और हमारे जो 8 घंटे से 12 घंटे जो कर दिए हैं फैक्ट्रीज में, कारखानों में, उनमें क्या होगा? उसमें जो एक पाली हमारी जो है पूरी तरीके से बेरोजगार हो जाएगी, बेरोजगारों की और संख्या बढ़ेगी, देश में त्राही होगी। अभी लोग भूख से परेशान है, लोग अपने कितने 1200 1500 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके लोग अपने घरों को आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि एक उनको निवास, अपने जो गृह निवास से थोड़ा सा प्रेम होता है, ज्यादा प्रेम होता है, क्योंकि वहां पर जाएंगे तो वहां हमारे परिवार का आदमी मिलेगा, हम बैठेंगे तो 1 रोटी 2 रोटी साथ में मिलके खाएंगे। और ये देश राजतंत्र, ये राजतंत्र जिसमें मुख्यमंत्री का ये परिवार है, उस परिवार को इस प्रकार से देखा जा रहा है, हम इसकी भरपूर निंदा करते हैं। साथ ही साथ हम ये भी आगाह करते हैं कि अगर नहीं माने तो सड़कों पे नहीं माने, संसद में नहीं माने तो आपके घरों पे
हम आपको आपकी कुर्सियों पर बैठने नहीं दिया जाएगा। और आप ये किसी भी राजनीतिक दल के आड़ में कि उसने नहीं किया उसने किया, ये भी नहीं चलेगा। आप पैसे के दम पे सरकारें खरीद के आप सरकारें चला लो, ये भी नहीं चलेगा। हम जिस दिन मजदूर सड़क पे आएगा उसके पेट पे कुठाराघात होगा, उनके हाथों को रोजगार नहीं मिलेगा। यदि उनको तकलीफ होगी तो निश्चय ही इसका अंजाम भुगतने के लिए शिवराज सिंह की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, केंद्र सरकार तत्पर रहे, तैयार रहे। हम सभी लोग पूर्णतः तैयार हैं। कोरोना संकट के नाम से हमको डराया जाता है और खुद दुनिया के काम करते हैं, वो दुनिया के काम करते हैं। शराब की दुकानें खोल दी जाती हैं। शराब की दुकानें क्यों खोल दी जाती है भाई? शराब पीने से क्या कोरोना ठीक हो जाएगा? ये कोई इलाज है? अगर अर्थव्यवस्था सुधारनी है तो उद्योगों को सुदृढ़ करना पड़ेगा। जो उद्योग चल रहे हैं उनको नए प्रकार से रिहेबिलिटेशन पैकेज देने पड़ेंगे, उनको उनमें पूंजी निवेश करके उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से उनको तैयार करने पड़ेंगे, कॉम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धा के दौर में खड़े करने पड़ेंगे। हमको हमारे उद्योग उसी हिसाब से हमारे लेबर को स्किल्ड करना पड़ेगा। जितना स्किल्ड करेंगे उतना हम अच्छे उद्योग आगे बढ़ाएंगे, उतनी हम अच्छी चीजें वैरायटी, उतनी हम प्रतिस्पर्धा में बहुत अच्छी चीजें हम आगे। इन हाथों ने ही 9 रत्नों को आगे बढ़ाया है, 9 रत्नों से जिससे देश का निर्माण हुआ है। इन्हीं हाथों ने भाखड़ा नागल जैसे पुल बनाए हैं जिन्हें कृषि का विस्तार हुआ है। तो इन हाथों को कमजोर ना समझे शिवराज सरकार। हो सकता है थोड़ा गुमराह हो जाए, मजदूर गुमराह कर दिया, लेकिन अब आपका अत्याचार नहीं सहेगा, ये सड़कों पर आएगा। और कल भरपूर तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में हर जगह इसका विरोध होगा, अपने अपने तरीके से विरोध होगा। मजदूर जागृत होगा और बड़े आंदोलन के रूप में खड़ा होगा और संयुक्त आंदोलन के रूप में खड़ा होगा। मेरी हर व्यक्ति से, हर ट्रेड यूनियन के चहेते से, हर उस व्यक्ति से अनुरोध है कि इसमें भरपूर अपना योगदान दें। एटक मजबूती के साथ इस आंदोलन में लड़ेगी और लड़के और जीतेगी। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये तो श्रमिकों का रोजगार छीन रहे हैं। हमारा युवा जो बाहर शिक्षा लेके बाहर खड़ा है उसको कब रोजगार मिलेगा, इसकी बात ना ये केंद्र सरकार करती है ना राज्य सरकार करती है। ये सिर्फ सुबह से शाम तक नफरत का माहौल, नफरत से वोटों को इकट्ठा करने का माहौल, सिर्फ इसी में जिंदा रहने का काम करती है। और मैं ये बता दूं, दिल्ली में जो हुआ है वो नफरत ने ही इनको नफरत से दूर किया है। और ये नहीं अगर माने, आज भी अगर नहीं सुधरे तो ये आगे इनको है ना, इनको ये हाथ अगर इनको वहां बिठा सकते हैं तो ये उनको वहां से हटा भी सकते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। मजदूर भाइयों सभी से, मजदूर नेताओं, मजदूर साथियों सभी से मेरा अनुरोध है कि अपने अपने जगह पे मुस्तैद हो। अब वो घड़ी आई है कि हमको लड़ना पड़ेगा और लड़के अपनी ताकत को आगे बढ़ा के और अपना हक छीन के लेना पड़ेगा। हमने पहले भी अपने हक छीन के लिए हैं। हमें रोजी रोटी चाहे जेल में दो चाहे बाहर दो, हम रोजी रोटी लेके रहेंगे, लेकिन संघर्ष का बिगुल बजा के रहेंगे। बस मेरी इतनी यही गुजारिश है। मेरे साथियों ने जो श्रम कानूनों में परिवर्तन किए हैं उनके बारे में बताया, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूंगा। उनका सभी का समर्थन करता हूं। मेरे एटक के साथियों से, सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियन के साथियों से एकजुट होकर इस लड़ाई को हमें जीतना है और लड़ना है। और अभी लॉकडाउन हटेगा, इसके बाद हम विस्तृत चर्चा करके इसमें एक बड़ी रूपरेखा खींचेंगे। और हम मध्य प्रदेश में कोने कोने में, चाहे वो खेतीहर मजदूर हो, आंगनबाड़ी का मजदूर हो, आशा वर्कर का मजदूर हो, चाहे कोयले की खदान का मजदूर हो, बैंक का मजदूर हो, बीमा का मजदूर हो, चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का रेवाड़ी फुटकर पटरी पर फुटकर मजदूर हो, हमाल मजदूर हो, ट्रांसपोर्ट मजदूर हो, खेतीहर मजदूर हो, किसान के उन सबके हितों में सब लोग मिलकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और इनको हम इन कानूनों को लागू नहीं करने देंगे। ये हमारा संकल्प है और इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। शुक्रिया कॉमरेड मौर्य। मेरे ख्याल से रतिराम यादव जी आ गए हैं, कुछ बोलना चाहते थे। हाँ, बोलना चाहता हूँ जी। हाँ रतिराम जी आप बताइए। रतिराम जी आप अपना परिचय भी एक लाइन में दे दें।
रतिराम यादव, ग्वालियर इंटक अध्यक्ष। मैं जी मेरे उन साथियों ने जो विचार रखे, मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छे विचार रखे। निवेदन ये करना चाहता हूँ कि अंग्रेजों के जमाने में जो हमने कानून बनाए थे संघर्ष के बल पर, क्या उन कानूनों के माध्यम से मजदूरों के अधिकारों की रक्षा की जा रही थी? जो रक्षा की पंक्ति में लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी, दूसरे विभाग के, उन सब के हाथ बंद करके कोरोना की इस मुसीबत के बीच में जहाँ मजदूरों को राहत मिलने की आवश्यकता थी, वहाँ 12 घंटे उनसे काम लिया जाएगा। जब अगर मजदूरों ज्यादा लगाने की जरूरत की बजाय कम मजदूर लगाए जाएंगे, अच्छा ये होता कि उनसे 6 घंटे काम लिया जाता, उनको पूरा वेतन दिया जाता और उनको सुविधाएं दी जाती। जो मजदूर बेकार हो गए हैं, बेरोजगार फिर रहे हैं, सड़कों पर फिर रहे हैं, मौतें उनके सामने टकरा रही हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण देश के अंदर पैदा हुआ है। मैं आप सबसे निवेदन ये करना चाहता हूँ कि ग्वालियर की ट्रेड यूनियन कल 11 बजे कलेक्टर साहब को इसका ज्ञापन देंगे। हम यहीं से श्री गणेश करेंगे इस लड़ाई को। आप सबके विचारों से मैं सहमत हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जी, बहुत शुक्रिया। कल के बारे में कुछ और भी अगर कॉमरेड्स बताते तो अच्छी बात थी। मेरे ख्याल से हमारे अगले वक्ताओं के उसमें ये बात भी आनी चाहिए कि कल सेंट्रल ट्रेड यूनियंस का आह्वान है बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया जाए। जो ग्रीन जोन्स हैं उनके भीतर बाहर निकल कर के लोग प्रदर्शन करें, अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, और जो ऑरेंज जोन्स हैं उनके भीतर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वहां पर भी प्रदर्शन करें। और यहाँ तक कि रेड जोन्स में भी जो लोग हैं वो भी मजदूरों के खिलाफ उठाए गए इन कदमों का विरोध हम करने कल लेबर के लिए डिपार्टमेंट अपनी और तरह से कलेक्टर इकट्ठा को हों। ज्ञापन देंगे। जी ग्वालियर की शुक्रिया आप। जी इंटर शुक्रिया रतिराम जी। आप क्या जी आप अपना माइक ऑफ कर सकते हैं अब। धन्यवाद। मैं धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे साथी वरिष्ठ साथी कॉमरेड वसंत शिंत्रे जो सीनियर ट्रेड यूनियन लीडर हैं वो भी हैं, तो अगर मैं उनसे चाहूंगा कि वे भी कुछ अपने विचार हम सबके साथ साझा करें। वसंत शिंत्रे जी। क्या सुनना बंद कर। हाँ, कह दी अपनी कल 11 बजे। शिंत्रे जी हैं? अच्छा, तो खैर कोई बात नहीं, हम लोग शिंत्रे जी अगर आ जाएंगे तो उनसे बात सुनेंगे। तो तब तक हम ये चाहते हैं, देखिए मैं एक संक्षेप में 1-2 मिनट की बात रखना चाहता हूँ। कुछ सवाल भी आए हैं चैट बॉक्स के अंदर, वो भी मैं रख रहा हूँ। हमारे साथियों ने कहा है, उषा आठले रायगढ़ से जो एकता की साथी हैं, उन्होंने कहा असंगठित मजदूरों के बारे में भी हम क्या करेंगे, उसके बारे में कुछ होना चाहिए। ठेका मजदूरों के बारे में क्या किया जा सकता है, उनका सवाल है। और हर एक मजदूर का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य किया जाना चाहिए, ऐसा उनका एक सुझाव है। राजेश सूर्यवंशी जी ने सवाल किया है कि पीतमपुर में हो रही अव्यवस्था के बारे में और आगे की रणनीति के बारे में अगर ट्रेड यूनियन लीडर्स बताएंगे तो अच्छा होगा। एक बात ये और मैं रखना चाहता हूँ कि ये तो एक अभी फौरी तौर पर हमको लग रहा है कि इसके खिलाफ अगर हमको ये करना है तो ये इस तरह से मजदूरों को इकट्ठा होना पड़ेगा। लेकिन क्या आप लोग ये समझ पा रहे हैं कि दुनिया के भीतर ये पूरी की पूरी आर्थिक संरचना को बदलने वाला काल है। और मैं ये सवाल अपने हमारी अर्थशास्त्री साथी डॉक्टर जया मेहता को बुलाते हुए ये करना चाहता हूँ कि ये क्या फाइनेंस कैपिटल के वर्चस्व का जो दौर नया शुरू हुआ था, क्या ये उसके खात्मे का वक्त है, और फिर से जो मैन्युफैक्चरिंग का, जो कारखानों के मजदूरों की वर्चस्व हुआ करता था, क्या ये उनकी वापसी का दौर है? और दूसरी बात ये मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरह से, जब तमाम तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं, मजदूर बाहर निकल करके कैसे अपने विरोध को दर्ज करें, उसकी नई रणनीति क्या हो, इसके बारे में अगर जो भी साथी नए सुझावों के साथ में अपनी बात रखेंगे, उनके सुझावों को जरूर रखेंगे। साथ में बने रहिए। डॉक्टर जया मेहता अपनी बात रखेंगी।
जया जी का परिचय ये है, आप लोग पहले जो मिले हैं जानते हैं कि वो अर्थशास्त्री हैं, लेकिन अर्थशास्त्री होने के साथ वो जन अर्थशास्त्री हैं। वो शेयर बाजार के अर्थशास्त्र को के बजाय लोगों को बेहतर जीवन देने वाले अर्थशास्त्र का अध्ययन करती हैं, और हम लोगों के बीच उनकी मौजूदगी है। शुक्रिया। जया। उनकी मौजूदगी है। ये जब शुरू हुआ वेबिनार तो विनीति ने शुरू किया उन मजदूरों के दूसरे के साथ में जो सड़क पे, जब ये शुरू हुआ मेरे ख्याल से जया के कंप्यूटर में थोड़ी समस्या है, वो 1 मिनट के अंदर अपना कंप्यूटर चेंज कर रही है सारिका के साथ में। तो सारिका के कंप्यूटर पर आपको आप अपना माइक बंद करिए। 1 मिनट बस होल्ड कीजिए। अपना बात बोलो, मैं आपको दिखा देती हूँ। आप है ऊपर है, मैं एक बार में एक चीज कर सकती हूँ ना। मैं ये कहना चाह रही थी कि अभी कुछ दिनों से हम जिन मजदूरों को सड़क पे देख रहे हैं और जिनकी बात इतने ज्यादा जोर शोर के साथ में सब जगह हो रही है, वो मजदूर जो है वो माइग्रेंट लेबर है। और क्या हुआ, माइग्रेंट लेबर जो है उनकी जरूरतें और उनका रोजगार, उषा आठले जी ने ऑलरेडी कहा है कि वो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं। और आज जिन श्रम कानूनों की बात हो रही है, जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात की सरकार ने जिसके अंदर बड़े पैमाने पे बदलाव किए हैं, वो श्रम कानून उन माइग्रेंट लेबर्स पे कभी लागू हुए नहीं। ये श्रम कानून जो है ये केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो परमानेंट एम्प्लॉइज हैं उनके लिए एक तरह की सुरक्षा देते हैं। मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि ये श्रम कानून का महत्व कम है। मैं ये भी नहीं कहना चाह रही हूँ कि ये श्रम कानून हटा करके सरकार ने बहुत बड़ा अन्याय किया है और इसके खिलाफ विरोध करना भी जरूरी है। लेकिन ये समझ लिया जाए कि हमारे देश का रोजगार का ढांचा ऐसा है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो परमानेंट एम्प्लॉइज हैं जिनके ऊपर श्रम कानून लागू होते हैं, वो हमारे कुल वर्कफोर्स के केवल 6 या 7% लोग हैं। बाकी 93% लोग जो है उसमें से बहुत सारे एग्रीकल्चर में हैं, और जो लोग अर्बन एरियाज में भी हैं, जो अभी माइग्रेंट लेबर यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, वो सारे के सारे इनफॉर्मल सेक्टर में हैं या ऑर्गेनाइज सेक्टर के इनफॉर्मल लेबर हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर के कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं, जिनको की श्रम कानूनों की सुरक्षा हम अपने 70 साल के इंडिपेंडेंट इंडिया के डेवलपमेंट में दे ही नहीं पाए।
तो समस्या जो है वो बहुत बड़ी है। और इस बहुत बड़ी समस्या में जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के परमानेंट एम्प्लॉयज को सुरक्षा मिली है इन श्रम कानूनों के जरिए, वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत प्रेशियस है, और किसी भी हालत में उसको हमें जाने नहीं देना है। उसकी रक्षा करने के लिए पूरा जोर लगाना जरूरी है, किंतु उस जोर लगाते समय और उनकी रक्षा करते समय ये बात हमें ध्यान में रखना होगी कि ये हम केवल उन 6 या 7% लोगों की बात कर रहे हैं जिनको कि ये श्रम कानून मिले हैं। अब मैं दूसरी बात ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो हटाए हैं अभी मध्य प्रदेश सरकार ने और गुजरात सरकार ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने, इसके पीछे एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी है। क्योंकि अभी कोरोना के दौरान, कोरोना के पहले जो भी चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर हो रही थी और आपस में जिस तरह के भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, कोरोना के बाद में अमेरिका ने उन कॉन्फ्लिक्ट्स को बहुत सीरियसली लेकर के, और अमेरिका, यूरोप और जापान तीनों डेवलप्ड कंट्रीज के खेमों ने उसको बहुत जबरदस्त लेकर के ये कहा है कि चाइना में जितना मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वो सारे मैन्युफैक्चरिंग को हम चाइना से बाहर निकालना चाहते हैं। और इस दौरान हिंदुस्तान के हुक्मरानों ने, मोदी सरकार ने करीब 1000 अमेरिकन कंपनीज जो चाइना में है मौजूद, उनके साथ में बातचीत की है कि आप चाइना छोड़ के हिंदुस्तान आइए और हिंदुस्तान में आपको हम उस सब तरह की सुविधा देंगे जो कि आपको अपना मुनाफा कमाने के लिए चाहिए। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के और इंटरनेशनल कंपनीज के मुनाफों की रक्षा करने के लिए हमारे यहाँ पे जो चंद मजदूरों के पास में भी सुरक्षा थी, उस सुरक्षा को तुरंत हटाने के लिए सरकार राजी है। और यदि आप सरकार से या किसी भी मिडिल क्लास के या अमीर तबके से बात करेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करेंगे, तो वो कहेंगे कि ये श्रम कानूनों को हटाने की वजह से एक्चुअली इंडस्ट्री को ज्यादा मौका मिलेगा कि वो अधिक लोगों को रोजगार दे। तो जो इतने सारे श्रमिक हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर में हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती, हम उन्हें रोजगार देंगे, ये दावा उनका एकदम झूठा है। कभी भी श्रम कानून हटाने से वो बाकी लोगों को रोजगार दे पाएंगे, इसका कोई भी हमारे पास में प्रूफ पहले का नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इंडियन इकोनॉमी में जो भी इतना रिसेशन आ रहा था कोरोना के पहले भी, वो सारा का सारा रिसेशन इसलिए नहीं था कि कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, वो रिसेशन इसलिए था कि डिमांड नहीं है। तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे कैसे यदि प्रोडक्ट के लिए डिमांड नहीं है, यदि आपका सारा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का है और वर्ल्ड की स्थिति इस तरह की है कि ना आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं ना आप डोमेस्टिकली प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, ऐसी डिमांड की कंस्ट्रेंट के साथ में इन्वेस्टमेंट को इनवाइट करना, श्रम कानूनों को हटा करके ये लालच दे करके कि श्रम हमारे यहाँ का सस्ता होगा। बाय द वे, हमारे यहाँ का श्रम वैसे भी बहुत सस्ता है, क्योंकि 1 महीने का श्रम मैन्युफैक्चरिंग, ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया में $143 है, जबकि चाइना में $234 है। तो चाइना से हिंदुस्तान का श्रम सस्ता है, उसको और सस्ता करके आप चाह रहे हैं कि चाइना से कंपनीज हिंदुस्तान में आ जाए और हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट बढ़े। उससे हमारे इकोनॉमी में जो रिसेशन है ना वो दूर होगा, ना ही ये कोई गारंटी है कि इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ पे आएंगे। और होगा केवल ये कि इतने, जैसे कहा गया है कि इतने सालों के कड़े संघर्ष के बाद में हमारे ऑर्गेनाइज श्रमिकों ने जो सुरक्षा अपने लिए ली है, उस सुरक्षा को हटा करके सरकार फिर से हमें उस युग में ले जाएगी जबकि हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे। तो इसके खिलाफ बहुत जोरदार संघर्ष होना जरूरी है। लेकिन जैसे विनीत जी ने कहा कि ये समय ऐसा है जब ये सारे माइग्रेंट लेबर सड़क पे आकर के आपको बार बार जता रहे हैं कि इतना बड़ा इनफॉर्मल सेक्टर है जिसके पास में किसी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं है। तो इस इनफॉर्मल सेक्टर को, इस तरह के बहुत ही गैर बराबरी के रोजगार के ढांचे को हमें सही करना है। और अर्थव्यवस्था में जब तक हम आमूलचूल परिवर्तन नहीं करेंगे, पूरे प्रोडक्शन स्ट्रक्चर को नहीं बदलेंगे
और इस गैर बराबरी को दूर नहीं करेंगे तब तक ये इतने सारे 93% जो इनफॉर्मल सेक्टर का इनफॉर्मल लेबर है उनको हम सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। तो इन श्रम कानूनों की रक्षा इसलिए करना है कि ये श्रम कानून फिर उनकी पहुंच इतनी बड़ी हो कि बाकी 93% तक भी वो पहुंच पाए। और ट्रेड यूनियंस अब ये ओपनली, एक तो सारे ट्रेड यूनियंस एक साथ भी आए हैं, जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में थे वो भी एक साथ आए हैं, और ट्रेड यूनियंस ने ये बार बार कहा है कि हम केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स की बात नहीं करते हैं, हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के अधिकारों की रक्षा के लिए भी लड़ेंगे। और यदि सारे श्रम शक्ति एक साथ होकर के लड़ाई लड़ेगी तो पूंजीपति तो थोड़े ही हैं नंबर में, और पूंजी की इतनी ताकत नहीं है कि इतने सारे श्रमिकों की डिमांड को, उनके हकों की लड़ाई को हरा सके। धन्यवाद। शुक्रिया जया। शुक्रिया जया। मैं दरअसल एक दो सवाल बीच में आ गए थे जिनको कि हम दूसरी तरफ लेंगे। सत्यम हमारे साथी हैं, उन्होंने ये कहा है कि सत्यम ने ये कहा है कि ये जो प्रवास अब शहरों से गांवों की ओर हो रहा है, यह गांवों और शहरों के संबंध को बहुत प्रभावित करेगा। इसलिए कोरोना के बाद की दुनिया में हमें व्यापक भूमि सुधार की मांग उठाने के लिए, यानी एक व्यापक गरीब किसानों का और खेती हर मजदूरों का आंदोलन खड़ा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये उनका एक सुझाव भी है, सवाल भी है एक तरह से। और इसके साथ ही मैं यहाँ मौजूद हमारे साथ बीडी गौतम जी हैं। गौतम जी आप हैं यहाँ? नमस्कार तिवारी जी। बीडी गौतम जी नमस्कार। जी, आप अपने नमस्कार। परिचय के साथ में संक्षेप में कुछ बात इस विषय पर रखना चाहें तो बताइए। जी जी जी, नमस्कार। मैं बीडी गौतम हूँ, राष्ट्रीय संगठन मंत्री इंटक। और ये जो मध्य प्रदेश की सरकार ने जो श्रम कानूनों में परिवर्तन किए हैं, 4 केंद्रीय श्रम कानून और 3 राज्य शासन के कानून, उसके विषय में मैं बात रखना चाहता हूँ। एक तो यह है कि सरकार ने उद्योगपतियों के सामने घुटने टेक दिए हैं कोरोना की आड़ को लेकर। दूसरी बात यह है कि जो अभी सामने आई है कि सरकार जो है वो यहाँ पे बिजली गिर गई, तो लाइट चली गई, अंधेरा हो गया, शायद मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ। हेलो, कोई बात नहीं, आप थोड़ा दिख भी रहे हैं और थोड़ा सुनाई ठीक से दे रहे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे बिजली चली गई तो लाइट नहीं आ रही, तो मैं अपनी बात फिर भी रखने की कोशिश करता हूँ। वैसे अंधेरा हो गया है तो मेरा कागज दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ 2-3 प्रश्न मेरे मन में आए हैं संशोधन को लेकर, और वो प्रश्न ये है कि जो औद्योगिक संबंध अधिनियम 1947 है, उसके प्रावधान 1000 दिन तक यदि किसी उद्योग पे नहीं लगेंगे तो ये कैसी विडंबना है इस देश के अंदर कि 2 पक्ष हैं, एक एम्प्लॉयर है और एक जो है एम्प्लॉइज है। एम्प्लॉयर को ये छूट है कि उसमें कोई कानून नहीं लगेगा और एम्प्लॉइज पर सारे बंधन लगेंगे। तो ये आश्चर्यजनक है कि जब मालिक किसी श्रमिक को रखेगा और उसमें कोई कानून नहीं होगा तो उसको कोई कंपनसेशन नहीं देगा यदि दुर्घटना हो जाए तो। यदि उसको निकाल दे तो कोई उसको 1 माह की तनख्वाह या 3 माह की तनख्वाह का जो भी उसका एग्रीमेंट हो उसका वो पालन नहीं करेगा। और दूसरी बात यह है कि प्रताड़ित होने पर वो व्यक्ति श्रम न्यायालय में भी नहीं जा पाएगा। तो ये बड़ी कानून के विरुद्ध भी बात है। और ये जो कानून में संशोधन किया गया है, ये संशोधन भी मूल रूप से गैर कानूनी ढंग से किया गया है। मतलब ये आश्चर्यजनक है कि कानून में परिवर्तन किया जा रहा है गैर कानूनी ढंग से। न तो कैबिनेट में प्रस्ताव आ रहा है, ना ही विधानसभा में ये प्रस्ताव आ रहा है, ना वहां से पारित हो रहा है, और जो है एक अचानक एक अध्यादेश लाके मध्य प्रदेश की सरकार ने ये निर्णय लिया है। निश्चित रूप से इसकी मैं मध्य प्रदेश इंटक और ऑल इंडिया इंटक की तरफ से मैं निंदा करता हूँ। दूसरा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें सरकार की जो नीयत है वो बिल्कुल साफ नहीं है। साफ इसलिए नहीं है कि जो MPIR एक्ट 1960 है उसकी अनुसूची में 32 उद्योग आते हैं और 32 में से केवल 11 उद्योग को इसकी अनुसूची में से बाहर किया है। इसका मतलब
सरकार का निशाना कहीं और है। अगर उसको ये लगता है कि मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 अगर वो यहाँ पे मध्य प्रदेश के लिए उचित नहीं है, तो उसको सारे के सारे 32 उद्योग को उस अनुसूची से बाहर करना था, ना कि 11। लेकिन 11 जो उद्योग हैं वहां पर इंटक की मान्यता थी, इसलिए राजनीतिक दुराभाव के कारण यह निर्णय लिया गया है, ऐसा हमको इसमें दिखाई देता है। मैं समझता हूं कि ये दो विषय पे मैं अपने विचार रखना चाहता था और मैंने ये दो प्रश्न हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनके सामने रखे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी तरफ से ये बात कुछ हमारे सामने आएगी। और कोरोना का जहां तक सवाल है, तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई दुर्घटना घटती है कहीं, तो दो प्रकार के लोग आगे आते हैं। एक वो लोग रहते हैं जो दुर्घटनाग्रस्त लोगों की मदद करने के लिए आगे आते हैं, और दूसरे वो लोग रहते हैं जो उनके सामान को उठा ले जाते हैं। सरकार ने इसी प्रकार का काम किया है कि जो दुर्घटनाग्रस्त है, हमारा प्रताड़ित मजदूर है, उसको सहायता करने की जगह उसके जो कानूनी अधिकार हैं उनको भी छुड़ा के सरकार ले गई है। इसकी मैं निंदा करता हूं। और मेरे जो दो प्रश्न है उससे पहले जिससे उम्मीद करता हूं कि उनके प्रश्नों के जवाब उनकी तरफ से आएंगे। धन्यवाद जी। शुक्रिया, शुक्रिया गौतम जी। हमारे साथ में कृपा शंकर वर्मा जी भी है। मैं चाहूंगा वे भी अपनी बात को संक्षेप में रखें। और फिर हमारे साथ अरविंद पोरवाल जो बैंक के ट्रेड यूनियन के ऑल इंडिया के AIBOA के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो भी मैं चाहूंगा कि अपने विचार रखें। अरविंद श्रीवास्तव जी हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हुए हैं और उन्होंने इस पर कुछ लिखा भी है, जारी भी किया है, तो उनका भी अगर विचार हम लोग जानेंगे तो अच्छा रहेगा। तो कृपा शंकर जी से पहले बात करते हैं हम। कृपा शंकर जी, आप थोड़ा सा अपना परिचय भी दे दें एक लाइन में वर्मा जी। धन्यवाद तिवारी जी। मैं भी INTC का सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ, प्रदेश INTC का महामंत्री हूँ, और राष्ट्रीय स्तर का जो संगठन है हमारा इंडियन नेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन, उसका माइक बंद हो गया क्या? हेलो हेलो, आपको आवाज आ रही है? माइक बंद हो, अब आ रही है। हाँ, हमारे पूर्व वक्ताओं ने जो भी भाषण दिया है वो करीब करीब सभी बातें कह चुके हैं, और मैं नहीं समझता कि अलग से कुछ और कहने की जरूरत है। मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि जितने भी संशोधन मध्य प्रदेश की सरकार ने किए हैं वो भारत का जो संविधान है, संविधान की आत्मा से जुड़े हुए नहीं है, गलत है, संविधान का खुला उल्लंघन है। इसके बाद हम जो बात कर रहे हैं आंदोलन करने की, तो आंदोलन अब आज की तारीख में ये एक झटके का काम नहीं रह गया। आंदोलन हमको संगठित रूप से करना होगा, और इसमें इंदौर ने जो भूमिका निभाई है, सारे लोगों के भाषण मैंने सुने, और इंदौर में हमारे वरिष्ठ साथी भाई श्याम सुंदर जी रहते हैं, उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं यहाँ पर उपस्थित रहूं, मेरा ज्ञानवर्धन भी हुआ। लेकिन मैं एक विशेष बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि जो मध्य प्रदेश की सरकार है, हमारे देश में पहले सोशलिज्म था, समाजवाद था, और समाजवाद में दोनों के लिए भी स्थान था, मालिक के लिए भी था, मजदूर के लिए भी था। लेकिन आज की तारीख में पूंजीवाद का राज हो गया हिंदुस्तान के अंदर, और इन्होंने समाजवाद को खत्म कर दिया। तो अब हमारी सीधी टक्कर जो है पूंजीवाद से है। हिंदुस्तान भर के जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन हैं, मध्य प्रदेश की जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब एक होकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अब ये जो मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, ये बहुत एक गंभीर मामला है, और हमको ऐसा लगता है, आप देखिए इसके जो मुद्दे हैं, जैसे इन्होंने बोला कोई भी रजिस्टर नहीं रखेगा, वो कोई उसका कोई भी इंडस्ट्री की कोई माने जांच नहीं कर सकता कोई जाके, श्रमिकों के कार्य के घंटे बढ़ा दिए, श्रमिक के अधिकार को छोड़ दिया, मैंने उसको अधिकार ही नहीं कोर्ट में जाने का। तो ये मैंने एक अजीब सी स्थिति हमारे देश में भाई माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने लाके की है। इससे पूरे प्रदेश में असंतोष की लहर है। हमारा जो संगठन है मध्य प्रदेश INTC, उसने इसके बारे में एक गंभीर पत्र भेजा है माननीय मुख्यमंत्री को कि इस पर आप पुनर्विचार करिए। दूसरी ओर हम प्रतिबद्ध हैं, मध्य प्रदेश के लोग आंदोलन करने के लिए। सेंट्रल के जो लेबर लॉज हैं, हर एक लेबर लॉज में संशोधन हो रहा है, और सेंट्रल लेवल पर सारी कार्रवाई चल रही है। और जब कोई ऐसा संकट आता है
तो मध्य प्रदेश में सेंट्रल लेवल की जितनी सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, चाहे वो एटक हो, चाहे HMS हो, चाहे INTC हो, ये सारे लोग एक होते हैं, एक होके कोई कार्यक्रम बनाते हैं। अभी जो हालात है वो बड़ा संवेदनशील स्थिति है हमारे मध्य प्रदेश की। प्रतिदिन कोई मौत हो रही है, प्रतिदिन कोई तमाशा हो रहा है। एक तो एक मुसीबत ये है कि हमारे हिंदुस्तान भर के जो मजदूर हैं, देश के कोने कोने में काम करते थे, उनको अपने स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। क्या स्थिति है उनकी? इस बात का सब हम यदि बात करें तो आगे चल के मुझे ये लगता है कि हमारे देश में एक क्रांति होने वाली है, और जब ट्रेड यूनियन मूवमेंट क्रांति लाएगा तो ये सरकार उड़ जाएगी। लेकिन ये कहने से काम नहीं चलता, भाषण से काम नहीं चलता। हमें गंभीरता पूर्वक समयबद्ध कार्यक्रम बना के आगे कार्रवाई करनी होगी, ये मेरा कहना है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और मेरे मित्र भाई श्याम सुंदर जी यादव ने मुझे यहाँ पर बुलाया। मैं ट्रेड यूनियन लीडर होने के साथ साथ किसी भी संस्था में मैंने नौकरी की है और लगभग 38.5 साल मेरी नौकरी है और मेरे ट्रेड यूनियन का मूवमेंट है। कई हमने ट्रेड यूनियन मूवमेंट किए और कांग्रेस के जमाने में भी किए। बहुत बड़ा कांग्रेस गवर्नमेंट ने मुझे मीसा में जेल में भेज दिया था। मैं केवल ये बात कहना चाह रहा हूं कि ये शिवराज सिंह जी चौहान का जो ये चुनौती है हमारे ट्रेड यूनियन आंदोलन को, और यदि ट्रेड यूनियन आंदोलन ने इसको रोका नहीं तो हम गुलाम हो जाएंगे मध्य प्रदेश के लोग। तो मैं आशा करता हूं कि जो भी हमारे वरिष्ठ साथी जिन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया, अच्छे विचार व्यक्त किए, अच्छी बातें की, आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारे प्रदेश के मजदूरों को जो गुलाम बनाने की प्रक्रिया भाई शिवराज सिंह जी चौहान माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, आप देखिए श्रम कानून में कारखानों में 61 रजिस्टर रखने का प्रावधान खत्म, रिटर्न दाखिल करने का प्रावधान खत्म, छोटे उद्योग इकाइयों में निरीक्षण की अनिवार्यता से मुक्ति, लेबर इंस्पेक्टर अब छोटे उपयोग इकाइयों का निरीक्षण नहीं कर पाएंगे, विवादों के निराकरण के लिए लेबर कोर्ट जाने की अनिवार्यता खत्म, 100 से कम श्रमिक के साथ काम करने वाले उद्योगों को औद्योगिक नियोजन अधिनियम के प्रावधान से मुक्ति। क्या है ये? क्या आपके पिता की जागीर है कि आप कोई भी कानून बना लो और मजदूर को गुलाम बना दो? ये गलत बात है। क्योंकि कोरोना का मामला है और एकदम से हम कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाना चाहते जिससे सरकार हमको बदनाम करे, लेकिन हम इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे इंदौर के साथियों को पहले धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने कम से कम जागरूक होके इस बात पर अपना सवाल उठाया और हमें इस बात की प्रेरणा दी कि हमें एक होके पुराना जो हमारा पूरा एकता मंडल है, जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है, मध्य प्रदेश की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसमें सारे टॉप लीडर्स हैं और हमने कई बार लेबर कमिश्नर के सामने इस बात को डिस्कस किया है और हम ये चाहते हैं कि हमें सबसे परामर्श करके एक नियोजित आंदोलन की रूपरेखा तैयार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया वर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी बातों के साथ में मैं मतलब ये जोड़ना चाहूंगा कि लेबर कमिश्नर लेवल के लोग ही नहीं बल्कि लेबर सेक्रेटरी लेवल के लोग भी, लेबर डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरीज हैं वो भी इन सुझावों के साथ असहमत हैं, उनके भीतर भी असंतोष है और फिर भी ये सुझाव आगे बढ़ाए जा रहे हैं। ये सुधारों के नाम पर जो कुछ भी दमन के कानून बनाए जा रहे हैं वो आगे बढ़ाए जा रहे हैं। अरविंद श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। अरविंद श्रीवास्तव जी, माननीय तिवारी जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की राजनीति जो है वो प्रदूषित हो गई है और पैसे का खेल चल रहा है। कोई भी पूंजीपति किसी को भी पटा लेता है और लंदन करता है। क्या ये उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री को जमा रखा है अपनी तरफ, जो इस प्रकार का छूट मांग के उद्योग चलाना चाहते हैं मध्य प्रदेश में? इस बात का परीक्षण तो होना चाहिए, इस बात की जांच तो होना चाहिए कि आपने कैसे ये उद्योगपतियों के लिए ऐसा खेत खोल दिया कि कमाओ खाओ मौज करो और मजदूरों का शोषण करो। जी शुक्रिया वर्मा जी, यह आपके सवाल हम सबके सवाल हैं और इन सवालों के साथ घेरना कैसे है इन मजदूर विरोधी नीतियों के ऊपर शासकों को, चाहे वो शासन किसी भी पार्टी का हो, अगर वो मजदूरों के खिलाफ है तो उसके खिलाफ लड़ने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। तो इसलिए अब मैं अरविंद श्रीवास्तव जी हमारे साथ में हैं और मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि वे अपना माइक ऑन करके हमारे साथ में जुड़े। जी आवाज आ रही है? हाँ अच्छे से आ रही है। हेलो, आप अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए अरविंद जी। वीडियो कैसे ऑन होता है?
वीडियो ऑन कर लें, शेयर कर लें, वो शेयर लिखा आएगा उस पर वीडियो पर। हाँ, हो गया। हाँ ठीक। जी बिल्कुल बढ़िया। देखिए, मेरा कहना यह है कि एक तो जो 6 बजे से रात के 12 बजे तक जो शिफ्ट का काम है और 12 घंटे मजदूरों की सहमति से काम करा सकते हैं, एक तो ये अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन के खिलाफ है जिसमें तय हुआ था कि सारी दुनिया में 8 घंटे से ज्यादा वर्किंग नहीं होगी। स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज में आज की तारीख में 6 घंटे का वर्किंग आवर्स है और हफ्ते में 4 दिन काम करने का सिस्टम चालू हो गया, 3 दिन छुट्टी दी जा रही है। यहाँ उल्टा है। अगर शिवराज सिंह चौहान ये कहते हैं कि वो रोजगार पैदा करना चाहते हैं तो 18 घंटे दुकान अगर चल रही है तो उसमें 2 शिफ्ट में मजदूर लगेंगे, तो फिर 12 घंटे के लिए क्यों उन्होंने किया। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जो संशोधन किया उसमें हालांकि सेक्शन 25F जो सबसे महत्वपूर्ण धारा है, नौकरी से किसी को भी हायर एंड फायर के सिस्टम से ना निकाल दिया जाए उससे प्रोटेक्शन देने के लिए, लेकिन उसी दिन श्रम आयुक्त ने 2 सर्कुलर जारी किए हैं। एक में ये लिखा है कि चूंकि उद्योग चालू हो गए हैं और कर्मचारी काम पे वापस नहीं आ रहे हैं बुलाने के बाद भी, इसलिए नियोक्ता उनको तनख्वाह देने के लिए बाध्य नहीं होंगे। अब ये एक बहुत शरारतपूर्ण सर्कुलर है, क्योंकि जब लॉकडाउन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है, लोगों को आने जाने की सुविधा नहीं है, लोग इधर उधर चले गए हैं, तब ये कहना कि आप काम पे नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है कि नए लोग सस्ते लेबर वहां पे भर्ती कर लिए जाएंगे और इनको बाहर कर दिया जाएगा। और चूंकि श्रम न्यायालय से इन्होंने कानून में वो कर दिया कि श्रम न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं रहेगा, उसके बाद भी अगर वो चाहते हैं तो ये कहेंगे कि ये छटनी नहीं थी, ये खुद ही काम पे नहीं आए, इसलिए इनको सेक्शन 25F इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। दूसरा सर्कुलर इन्होंने निकाला है कि जो नए उद्योग स्थापित होंगे उसमें 1000 दिन तक छूट होगी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के प्रावधानों से और सेक्शन 25F के प्रावधान से। इसका मतलब है कि 3 साल तक ये कभी भी किसी को भी निकालेंगे और किसी को भी बाहर करेंगे, तो किसी तरह का कोई प्रोटेक्शन उसमें नहीं होगा। तीसरी बात मेरा ये कहना है कि अगर कोई रजिस्टर नहीं रखे जाने हैं तो मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, इनका पालन कैसे होगा। मैं कह सकता हूं कि अधिकांश उद्योगों में, संस्थानों में आज भी रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन नहीं होते हैं, कर्मचारियों को वाउचर पेमेंट से दिया जाता है। मैं जबलपुर का बोल सकता हूं, नवभारत वगैरह में मैंने देखा कि वाउचर पेमेंट होता, रजिस्टर में नाम नहीं होते। अब जब रजिस्टर नहीं रखे जाएंगे तो ये कर्मचारी अगर दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, वहां पे मर जाते हैं, तो ये वहां काम भी कर, उनको कोई क्षति होती है, तो ये कैसे निर्धारित होगा कि ये उस उद्योग के, जब उनका रजिस्ट्रेशन की ही छूट दे दी गई है कि 20 कर्मचारी बिजली से काम करने वाले कारखानों में, 40 कर्मचारी मैनुअल कारखानों में, तो जब उनको रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराना है तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है भी कि नहीं है, ये कैसे तय होगा। उनको अगर कोई मुआवजा दिया जाना है तो वो कैसे दिया जाएगा। चौथी बात मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने जो छूट दी है कि निरीक्षकों को बिना श्रम आयुक्त के परमिशन के निरीक्षण नहीं करने दिया जाएगा या निरीक्षण से छूट रहेगी, तो क्या ये इस बात की स्वीकृति है कि नियोक्ता श्रम कानूनों का जो भी है बचे खुचे जो अब लागू होंगे, क्या उनका भी पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इससे भी वो ये मान के चल रहे हैं कि नियोक्ता जो है वो पालन नहीं करेंगे, इसलिए उनका निरीक्षण सरकारी निरीक्षकों से ना कराया जाए, श्रम न्यायालय में उनको ना जाने दिया जाए, और उसमें दिया है कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन अपनी मर्जी से करा सकेंगे। तो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन ये कौन सी नई चीज जो है, ये मजदूर और मालिक के बीच में आ गई, जो इंस्पेक्शन कोई प्राइवेट पर्सन करेगा। अब जिसको वो पेमेंट देंगे इंस्पेक्शन करने के लिए, वो उनके पक्ष में रिपोर्ट लिखेगा कि मजदूरों के पक्ष में रिपोर्ट लिखेगा। तो ये तमाम मुद्दे, और जो दुकान संस्थान अधिनियम में जो संशोधन है उसमें लिखा है कि इसका उद्देश्य है कि श्रमिक अधिक निष्ठा पूर्वक काम करेंगे। तो क्या श्रमिक निष्ठा पूर्वक काम नहीं करते हैं? अगर उनको 8 घंटे से 12 घंटे काम करने के लिए बोला जाएगा तो वो निष्ठा पूर्वक काम करेंगे।
तो ये पूरी की पूरी एक बहुत ही शरारतपूर्ण तरीके से कुछ गवर्नमेंट के द्वारा, और उसमें लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रस्ताव है कि वो इसको सहमति दें, तो गवर्नमेंट इन्हीं की है, उनको सहमति देने और नहीं देने का मतलब नहीं है। मैं जो कानून उनको लगा कि करने से ज्यादा लोगों में क्रोध होगा सेक्शन 25 वगैरह का, उसके लिए अलग से श्रम आयुक्त से सर्कुलर निकलवा दिया 6 मई का, जिसकी चर्चा किसी ने नहीं की है। 2 सर्कुलर निकले और उसमें औरंगाबाद बेंच, महाराष्ट्र बॉम्बे हाई कोर्ट के औरंगाबाद बेंच के एक केस का हवाला दिया है। उसमें कहा कि अगर श्रमिक काम नहीं करेंगे तो उनको तनख्वाह देने की बाध्यता नहीं है। तो इसलिए, और ये इसलिए हो पा रहा है कि आज हमारी न्यायपालिका जो है वो मजदूरों के नहीं बल्कि सरकार, धृतराष्ट्र न्यायपालिका जो भारत में है, वो सब मामलों में, जैसा अभी कई फैसले आपने देखा, लोगों ने देखा, प्रवासी मजदूरों के बारे में देखा, लोगों को जो वेजेस नहीं मिल रहा है, उसमें किसी जज ने कह दिया कि जब खाना मिल रहा है, पैकेट मिल रहा है, तो तनख्वाह की क्या जरूरत। तो इसलिए ये इस तरह के नियम या संशोधन करने की इनकी जरूरत हुई है। अदरवाइज ये आर्टिकल 14 संविधान का जो धारा अनुच्छेद 14 है उसका भी ये वायलेशन है, क्योंकि ये कुछ एक पर्टिकुलर सेक्शन को डिस्क्रिमिनेट करता है बाकी दूसरे मजदूरों के, उसी तरह के मजदूरों के सेक्शन से। इसलिए ये आर्टिकल 14 का वायलेशन भी है। इसलिए इसकी न केवल निंदा बल्कि इसके खिलाफ एक लंबा अभियान सभी ट्रेड यूनियनों को भी चलाना चाहिए और इसको निरस्त करना ये जीवन मरण का प्रश्न है ट्रेड यूनियन आंदोलन के लिए और मजदूर वर्ग के लिए। यही मेरा कहना है। शुक्रिया अरविंद जी। अरविंद जी हाई कोर्ट में, जबलपुर हाई कोर्ट में लॉयर हैं सीनियर, और साथ ही वे एटक के राज्य उपाध्यक्ष भी हैं, तो वे हमारे साथ में इन गंभीर मुद्दों को लेकर के जुड़े। ये एक बात बार बार आ रही है कि 1948 का जो फैक्ट्री एक्ट था, उस एक्ट के भीतर जो तब्दीली की है उससे बहुत ज्यादा मजदूरों पर असर पड़ेगा। ये असर जाहिर है कि जो जया जी ने बात कही कि ये असर फैक्ट्री के भीतर जो काम कर रहे थे मजदूर, जो पहले से ही काफी कम थे, अगर ओवरऑल मजदूरों को हम देखें तो उनकी संख्या, उनमें भी अब बहुत ही ज्यादा उनके ऊपर असर पड़ेगा। कम से कम वे संगठित थे। उन मजदूरों के साथ साथ जो खेत मजदूर हैं, जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, जिनका हवाला उषा ने दिया और भी साथियों ने इस पर बात की, इन सबको इकट्ठा करने का क्या रणनीति इस वक्त मजदूर संगठन बना रहे हैं। और साथ ही एक सवाल ये भी आया कि ये समस्याओं को तो हम जान रहे हैं या और गहराई से जान लेंगे, और इनके कानूनी पक्ष को भी हम और गहराई से जान सकेंगे, लेकिन वो रणनीति कैसे विकसित होगी जिससे कि इन मजदूर विरोधी कदमों का एक असरदार मुकाबला किया जा सके। अभी तक के जो मजदूर आंदोलन का इतिहास है, श्रमिक वर्ग का, कर्मचारियों के संघर्षों का इतिहास है, उसमें बैंक कर्मी, बीमा कर्मचारी यूनियनों के लोगों ने काफी ग्लोबलाइजेशन के धक्के को रोक करके रखा है और भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह पूंजीवादियों के पक्ष में जाने से रोक करके रखा है। हमारे साथ अरविंद पोरवाल हैं जो AIBOA बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं, लेकिन साथ ही वो इस ओर भी ध्यान रखते हैं कि इन सब जमीनी लोगों के जीवन पर पड़ने वाले असर का बहुत गहरा संबंध होता है बैंक की यूनियनों के साथ में। इसलिए बैंक यूनियनों ने इस पर स्टेटमेंट भी जारी किया है जब ये श्रम संगठनों के भीतर ये श्रम कानूनों में बदलाव हुए। तो मैं अरविंद पोरवाल जी से कहूंगा कि वे अपने कुछ विचार इस बारे में रखें, जो सवाल आए थे उनको भी ध्यान में रखते हुए अपनी बात। अरविंद जी। नमस्कार सभी को। काफी बातें की जा चुकी है और उन्हें दोहराने सा कोई मतलब नहीं है। एक महत्वपूर्ण चीज हम देखें कि अभी जिन 4 राज्यों ने इसमें पहल की, सबसे पहले गुजरात ने अमेंडमेंट किए थे, मध्य प्रदेश ने किए, उसके कुछ आगे चलकर जो और अधिक गहरे परिवर्तन जो है उत्तर प्रदेश ने किए, जिनने सभी कानूनों को 3 साल के लिए स्थगित कर दिया है। कल खबर ये आई है कि कर्नाटक में भी यह प्रपोजल है और वहां के चैम्बर ऑफ कॉमर्स और CFI ने
मांग की है। पहले तो देखिए हमने देखा कि बिल्डरों के दबाव में आकर किस तरह कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने विशेष ट्रेनें निरस्त करवाई थी। और कल जो उद्योगपतियों के साथ उनकी बैठक हुई है, उनके उद्योग मंत्री की और कॉमर्स मंत्री की, उसके अंदर इस बात को उनके मंत्री ने खुद कहा है कि हम इन कानूनों में परिवर्तनों पर विचार कर रहे हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज उन्होंने कही कि जिन कानूनों के परिवर्तन पे वो विचार कर रहे हैं उनमें मिनिमम वेज एक्ट भी शामिल है कर्नाटक के अंदर। तो ये लगातार चौथा बीजेपी शासित प्रदेश है जो इस तरह के कानूनों में परिवर्तन करने जा रहा है। किसी भी दूसरे प्रदेश ने अभी तक ये हिमाकत नहीं की है। तो एक तरह से हम देखें कि यह फांसीवादी एजेंडा जो केंद्र सरकार ने वेज कोड बिल्स और ये लाकर शुरू किया था, उसको अब राज्यों के माध्यम से अपनाया जा रहा है। एक चीज और यहाँ उल्लेखनीय है कि वेज कोड बिल जो स्टैंडिंग कमेटी को सौंपा गया था, स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 3 दिन पहले ऑनलाइन लोकसभा अध्यक्ष को सबमिट कर दी है। और जो वो बिल आया था उसमें कोई विशेष परिवर्तन का सुझाव उसने नहीं दिया है। तो वो वेज कोड बिल स्टैंडिंग कमेटी से भी पारित हो गया है और अब लोकसभा के अंदर जो भी सत्र होगा उसके अंदर वो एक तरह से अध्यादेश बनकर, कानून बनकर राष्ट्रपति का निकल जाएगा, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी की क्लियरेंस वेज कोड बिल को मिल गई है, जिसके अंदर ये तमाम जो बातें थी वेज कोड बिल के अंदर कि आप डेफिनेट आधार पर या एक निश्चित समय के लिए भी एंगेजमेंट कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, घंटे के आधार पर एंगेजमेंट दे सकते हैं, एक स्पेसिफिक काम टास्क के लिए एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। ये सारी चीजें उसके अंदर थी। एक महत्वपूर्ण बात जो यहाँ उभर कर आई और उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है कि पूरी दुनिया के अंदर जब अर्थव्यवस्थाओं को रिवाइव करने के लिए सरकारें बड़े बड़े योगदान और सब्सिडीज दे रही हैं, जहां अमेरिका जैसे देश ने अपनी जीडीपी का 10% सब्सिडीज अर्थव्यवस्था को रिवाइव करने के लिए दी है, अभी हिंदुस्तान ने केवल 1% की घोषणा की है। और सही कहा गया कि जो भी अभी तक इनको सब्सिडी देने की या रियायतें देने की बात की जा रही है वो केवल मजदूर की कीमत पर की जा रही है, क्योंकि हम जानते हैं हिंदुस्तान के अंदर सरकार का खजाना खाली है और वो जितना रेवेन्यू बड़ी बड़ी बातें पिछले 6-7 साल में कर रहे थे कि जीएसटी में वृद्धि हुई, टैक्स कलेक्शन में वृद्धि हुई, हमारे रिफॉर्म से रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ा है, मगर वो रेवेन्यू कहाँ गया पता नहीं। कोरोना के नाम से $1 लाख बिलियन का लोन ये वर्ल्ड बैंक से ले चुके हैं। इसके पहले $1.76 लाख करोड़ रुपया रिजर्व बैंक से ले चुके हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं। और नहीं अभी जो प्राइम मिनिस्टर केयर बना है उसका कोई हिसाब है कि आखिर ये पैसा किस काम में आएगा और इससे अर्थव्यवस्था को रिवाइव करने के लिए क्या किया जा रहा है। सारा कुछ मजदूरों के जो अर्जित अधिकार है उनको कम करने के लिए और उनको काटने की कीमत पर अगर उद्योगों को रिवाइव करना है तो मैं समझता हूं कि बहुत दुखद स्थिति ये है। विनीत भाई ने कहा कि ये और खासकर असंगठित क्षेत्र की जिन्हें बात की, निश्चित रूप से संगठित क्षेत्र के अंदर अभी जो ये कानूनों का असर हो रहा है या इनमें परिवर्तन का असर हो रहा है वह श्रमिक वर्ग के एक बहुत छोटे से हिस्से पर हो रहा है जो संगठित क्षेत्र में है या इन कानूनों के अंतर्गत आते हैं। पर एक बड़ा तबका जो लगभग 40 करोड़ है, मध्य प्रदेश की हम बात करें तो जिस संबल योजना का बहुत शिवराज जी सिंह जी हल्ला मचा रहे हैं, उस संबल योजना के अंदर 2 करोड़ रजिस्ट्रेशन हैं, लगभग 2 करोड़। आज मध्य प्रदेश की आबादी 8.4 करोड़ है, मतलब मध्य प्रदेश की आबादी का 25% के लगभग हिस्सा जो है वो असंगठित क्षेत्र के मजदूर है जो संबल योजना में रजिस्टर्ड है। और अभी बड़ी जोर शोर से 1680 के करीब लोगों को 41 करोड़ रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन करके और शिवराज जी हल्ला मचा रहे हैं। 2 करोड़ में से 1680 लोगों को कुछ फायदा अभी दिया है उन्होंने और जिसको बड़ी तेजी से प्रचारित किया जा रहा है। श्रम संगठनों की जहां तक बात है, हमें जैसा विनीत भाई भी कह रहे थे, यह स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं होना चाहिए और हमें जितनी जल्दी इसको स्वीकार कर ले कि संगठित क्षेत्र के अंदर जितने श्रम संगठन काम कर रहे हैं उनका पिछले 25, 30, 40 सालों के अंदर एक रवैया बन गया है कि वो केवल अपने कर्मचारियों, अपने मेंबरों, अपने सदस्यों की आर्थिक और सुविधाजनक मांगों पर कॉन्सेंट्रेट होकर उसी की लड़ाइयां लड़ते रहे हैं। वर्ग चेतना के नाम पे जो वर्ग चेतना अपने सदस्यों में, अपने मेंबर्स में, अपने साथियों में डेवलप करना चाहिए
और जो संगठित क्षेत्र को अपने साथ लेकर और चलने की कार्रवाई होनी चाहिए, वो तभी हो सकती है जब हमारे सदस्य, क्योंकि हमारे सदस्य जिस तरह से आज हमने पिछले सालों में तैयार किए हैं, वो केवल अपनी आर्थिक या सुविधाओं की मांगों पर तो हमारे साथ लड़ाई लड़ने को सड़कों पर आ जाते हैं, मगर जब हम सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के काम की बात करते हैं, जब सभी मजदूरों को, संगठित असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को साथ लेके चलने की बात करते हैं, उनके लिए लड़ाइयों के लिए सड़क पर आते हैं, तो उनमें से बहुत कम प्रतिशत हमारे साथ नजर आता है। तो आज संगठित क्षेत्र में काम करने वाले सारे श्रम संगठनों को यह आत्मावलोकन करना होगा और निश्चित रूप से करना होगा कि हम किस तरह से अपने सदस्यों, पहले हम असंगठित क्षेत्र का ध्यान तभी रख पाएंगे, उनको साथ लेके लड़ाई तभी शुरू कर पाएंगे जब हम अपने सदस्यों में वर्ग चेतना पैदा कर लेंगे। जब तक हम यह वर्ग चेतना नहीं पैदा कर पाते कि भैया संगठित क्षेत्र में काम करने वाले हम जो LIC में, GIC में या इन तमाम छोटे छोटे कारखानों में जिन पे ये सारे एक्ट लागू होते हैं, वो अपनी जगह है, मगर वो संगठित क्षेत्र के, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों करोड़ लोग भी हमारे साथी हैं और हमें अपने साथ साथ उनकी लड़ाइयों को भी लड़ना है और हम उनको साथ लिए बगैर केवल अपने आर्थिक मुद्दों की और सुविधाओं की लड़ाई बहुत ज्यादा दिन तक लड़ नहीं पाएंगे और बहुत ज्यादा दिन तक उसमें जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। तो आज यह मौका है कि जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर फासीवादी सरकार ने एक, ये 4 राज्यों की ही बात नहीं है, बल्कि पिछले सालों के अंदर, और ये 6 सालों की बात नहीं है, ये अटैक तो जैसा किसी साथी ने कहा था लगातार 92-93 से हो रहे हैं, मगर ये अटैक आज की तारीख में जिस तरह से घनीभूत हो गए हैं, हमें निश्चित रूप से पुनर्विचार इन पे करते हुए, और इसमें निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संगठित क्षेत्र के ट्रेड यूनियंस की है, संगठनों की है, और हमें अपनी भूमिका पर पुनर्विचार करने के लिए बहुत जल्दी ही, लॉकडाउन आज है कल नहीं होगा, खत्म होगा, और ये लड़ाई तो लंबी लड़ाई है, हमें लड़ना पड़ेगी। तो जैसे ही मौका मिलता है और जिस तरह हो सके पूरे संगठित क्षेत्र के श्रम संगठनों को, तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियंस को एक साथ आके इस विचार पर, इस बात पर विचार करके और एक लंबे संघर्ष के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। उसके लिए हमें अपने संकुचित फायदों को अलग रखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा कह नहीं किया जाऊंगा। शुक्रिया अरविंद जी, बहुत शुक्रिया आपका। सुनील गुप्ता जी, आपको बोलना चाहते हैं? सर मेरा निवेदन है सभी को अवसर, एक मिनट ठहरिए, सभी को अवसर दो सर बोलने का, टाइम की लिमिट हो। मेरे साथ जो तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, अब मैं मंदसौर से सुनील गुप्ता। एक मिनट ठहरिए सुनील गुप्ता जी, मुझे दो घोषणाएं करनी है, वो मैं कर दूं, उसके बाद आप कहिए। एक बात तो ये कि हमारे साथ राजीव शुक्ल जी जुड़े हुए हैं दिल्ली से, और राजीव जी जो के प्रगतिशील लेखक संघ और इप्टा के साथ में काफी समय उन्होंने काम किया है, और उन्होंने एक बात इसी बात पर कही है कि ट्रेड यूनियंस को लेकर के उन्होंने हरिशंकर परसाई की बात को याद करते हुए कहा है कि श्रमिक संगठनों की कार्य प्रणाली में अर्थवाद का संकट आ जाता है और अधिकारों और लाभ के लिए संघर्ष के साथ राजनीतिक और बौद्धिक प्रशिक्षण भी होना चाहिए, अन्यथा श्रमिक विरोधी शक्तियां आसानी से उन्हें भटकाती रहेंगी। इसलिए ये बात मैं कह रहा हूँ क्योंकि अरविंद कोरवाल जी ने अभी हाल इस बात को कहा और उन्होंने पहले इस कमेंट को लिखा था। दूसरी बात ये कह रहा हूँ, सबसे एक अंतिम बात मैं ये कहूंगा कि अब हमारे श्रम संगठनों का, जो संगठित श्रम संगठन है, वो जो अभी तक राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों से परहेज करते आए हैं, उनको अब वो परहेज खत्म करके राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों में शामिल होना चाहिए। जी, दूसरी बात में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो साथी हैं वो अंत तक रोके रहें और अंत में सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लें, ताकि हम लोग सबका एक ग्रुप फोटो कर लेंगे। तो और ग्रुप फोटो करने के बाद में फिर विदा होंगे। हमारे पास करीब 10 मिनट का समय, वैसे तो 4 मिनट का समय है, लेकिन मनीष से हम इजाजत लेकर के, मनीष हमारे साथी हैं जो दिल्ली से हम लोगों को जोड़े हुए हैं, तो हम उनसे 10 मिनट का और इजाजत ले लेते हैं समय की। तो सुनील जी, आप संक्षेप में अपनी बात करिए, आप मंदसौर से हैं। जी 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 मेरा ये निवेदन है। हेलो सर, आवाज आ रही? जी जी, मेरा निवेदन है कि जो संगठित जो है यूनियन है या लेबर है, वो तो अपनी मांगे जैसे तैसे मनवा लेता है, लेकिन असंगठित जो आज जो भटकता फिर रहा है और सरकार पूरा शोषण कर रही है, खास उस पर डिबेट होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा जो प्रताड़ित है वो असंगठित मजदूर पेशा वर्ग है,
उसके लिए जब तक हम ग्रास रूट पे हम काम नहीं करेंगे तब तक हमारा मूल उद्देश्य पूरा नहीं होगा। बाकी जो है वर्मा साहब और सभी हमारे वरिष्ठ जनों ने अपना अपना उद्बोधन दिए, मैं उनके सामने बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि सूर्य को दिखाने वाली बात है जी। वरिष्ठों के सामने भी बोलना चाहिए। बात कह दूं जी आपने बहुत मैं राजीव कुमार शुक्ल दिल्ली से, आपने बहुत आभार तिवारी जी कि आपने मेरी जो मैंने लिखा था उसको पढ़ दिया। मैं अब इसके बाद चूंकि सामाजिक आंदोलनों से जुड़ने की बात अरविंद जी ने कही तो मैं इससे इतना जोड़ना चाहता हूँ कि प्रगतिशील जनवादी शक्तियां हैं जहां भी हैं उसमें साहित्यिक सांस्कृतिक जो आंदोलन है वहां उनमें भी आपसी सहकार होना चाहिए। जैसे कि पहले मुझे याद है कि इफ्ता के सम्मेलनों में भी हमारे साथी आते थे, श्रम संगठनों से आते थे और जो जनगीत वगैरह इफ्ता के हैं उनका इस्तेमाल आंदोलनों में भी होता था। तो ये जो एक आपस में उठने बैठने मिलने जुलने और साथ मिलकर काम करने की संस्कृति है जो थोड़ी सी शिथिल हुई है हमारे पिछले वर्षों में बाजारवाद और टेलीविजन का बढ़ना और कहना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर निर्भरता बढ़ जाने के बाद, तो वो जिंदा इंसान का साथ आना जरूरी है फिर से, और उसके लिए सभी तरह के जो आंदोलन है उसमें मिलकर हमें साथ चलना चाहिए। बिल्कुल, ये एकजुटता में के इसी सवाल में सुनील जी के सवाल का जवाब भी छिपा है कि अगर संगठित क्षेत्र के श्रमिकों ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का ध्यान नहीं रखा तो जो हालात जो बेहतर स्थिति संगठित क्षेत्र के श्रमिकों की हुई है वो भी उनसे छिन जाएगी, वो भी उनके पास बनी नहीं रह पाएगी। इसलिए ये बात हम लोगों को गांठ बांध लेनी चाहिए कि मुक्ति सबके साथ ही होगी, अलग अलग फिरकों में नहीं होगी, अलग अलग लड़ करके नहीं होगी। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ और भी कई साथी जुड़े हुए हैं, अगर कोई अपनी बात रखना चाहे संक्षेप में तो उनका स्वागत है। विनीत जी मैं रखूं 2 मिनट? जी जरूर, बिल्कुल। एसके दुबे जी हमारे वरिष्ठ साथी हैं और सीपीआई के यहाँ जिला सचिव हैं इंदौर में, और साथ में बीएसएनएल की ट्रेड यूनियन से लगातार 40 सालों से जुड़े हुए हैं। मेरा ऐसा ख्याल है, माइक बंद कर लें सुनील जी। मेरा ऐसा ख्याल है कि इस कोरोना के नाम पर तमाम दुनिया भर में जो आतंक फैलाया जा रहा है, लोगों को भयभीत किया जा रहा है। अगर आप देखें कि 2008 से दुनिया भर में मंदी का दौर चल रहा है। आज समस्या ये है कि बाजारों में सामान अटा पड़ा है लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं। तो जब तक आम आदमी की क्रय शक्ति को बढ़ाने की कोई योजनाएं नहीं बनेंगी, ये संकट से हम उभरने वाले नहीं है, ये मेरा कहना है। जी शुक्रिया दुबे जी। और कोई साथी कुछ कहना चाहते हो? फिर अंत में 2 मिनट मुझे भी दीजिए। कोई और साथी कुछ कहना चाहते हैं? जी मैं कह रहा था कॉमरेड कि आज की परिस्थिति में मजदूर और किसान ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में दोनों जो एक साथ संघर्ष करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा लागू करो, फसल का 1.5 गुना कीमत दो और जो भूमि सुधार लागू करो। ये मांग हमारी ग्रामीण क्षेत्र से उठना चाहिए, शहरी क्षेत्र से उठना चाहिए। हमारे रोजगार की सुरक्षा करो, न्यूनतम वेतन श्रम कानून लागू करो और ये पूंजीपतियों की लूट खत्म करो। और जो असंगठित है, जो छुट्टा मजदूर है, छुट्टे काम करते हैं, रिक्शे वाला है, पंचर वाला है, दुकान वाला है, इन सबके हितों की रक्षा करो। इन मुद्दों को लेकर के हमारा मजदूर किसान एक साथ सड़कों के ऊपर निकलना चाहिए। यही आज की हमारे जो है वो मांग होकर और संघर्ष का रास्ता होना चाहिए। शुक्रिया। पैठनकर जी और पीतमपुर क्षेत्र से बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं। उनसे मैं वो हमें मैसेज बॉक्स में, चैट बॉक्स में लगातार कह रहे हैं कि हमें रणनीति बताइए, हम लोग आप लोगों के गाइडेंस में काम करने के लिए तैयार हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हम लोग गाइडेंस देने वालों में नहीं है, लेकिन जो लोग ट्रेड यूनियन के लीडर्स हैं वो बेशक आपको गाइड करेंगे और आप लोगों से आप लोगों के अनुभव खुद के इतने पर्याप्त अनुभव है कि आप लोग कुछ अच्छा
रणनीति सोचेंगे जिसमें कि हम जैसे साथी आपके साथ संघर्ष में शामिल होंगे। पैठनकर जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? यशवंत पैठनकर जी पीतमपुर से हमारे साथ हैं। पैठनकर जी, आपका माइक बंद है जी। आप कुछ कहना चाह रहे थे पैठनकर जी? पैठनकर जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपका माइक चालू है लेकिन आवाज नहीं आ रही। शिंत्रे जी आए क्या वापस? यादव जी, मैं अभी फोन नहीं ले पाऊंगा। यादव जी, बस 5 मिनट में खत्म कर रहे हैं, उसके बाद बात करें। आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है, बोलिए। हाँ, बोलिए। मैं जितने अपने वरिष्ठ लोगों से चर्चा सुनी, उसमें सिर्फ मेरी 2 चीजों का निवेदन था कि हमारे जो संगठित लोगों का संख्या बहुत कम है और जो पिछले कानून है उसका ही इन्फोर्समेंट शासन द्वारा किया नहीं जा रहा था, क्योंकि जब तक संगठित होने का हम प्रयास करते हैं, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में हमारी जो ताकत कमजोर होती जा रही है, उससे हमारी आवाज ऊपर तक पहुंच नहीं रही है। अब जो भी संगठित वर्कर है उन्हीं के भरोसे ये आंदोलन है, क्योंकि असंगठित लोगों को तो खड़ा ही नहीं होने देते हैं। तो ये जो पूरा कानून में परिवर्तन है और इसमें सभी लोगों का, ये जो हमारे निमोदिया जी, रुद्रपाल यादव जी और जो श्याम सुंदर यादव जी का बयान था, उसमें उन्होंने सभी चीज का विवरण बताया, लेकिन मैं जो ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ कि कानून का इन्फोर्समेंट पहले से ही नहीं था। कानून थे लेकिन इन्फोर्समेंट नहीं होने से यूनियनें कुछ बोलती थी तो उसपे कुछ पालन हो जाता था, क्योंकि वैसे भी पूरे औद्योगिक क्षेत्र में जो संगठित लोग हैं वो 4 से 5% भी शिकायत नहीं करते या गवर्नमेंट तक नहीं जा पाती और उनमें भी सुनवाई नहीं होती थी। अब उसको भी खत्म करने के लिए जो कानून में परिवर्तन किया जा रहा है तो बोलने का कुछ बचा ही नहीं है। अब तो ये है कि निचले लेवल पे जो नई टीम आ रही है, हमारी नई जनरेशन आ रही है, वो हमारे से जुड़ नहीं पा रही। तो अब हमको आंदोलन अलग तरीके से सोचने की जरूरत है। जो हम पुराने परंपरागत तरीके से सोचते हैं, ये शिकायत तो कर लेंगे, कानून का पालन नहीं होता, संगठित नहीं होते, सुनते नहीं, ये तो सब चल रहा है। लेकिन अब नई रणनीति नई तरीके से सोचना होगा कि इसको फेस कैसे किया जाए और इसमें कुछ जो मेन कार्यकर्ता वो बंद कमरे में बैठ के ठीक से प्लानिंग करें और इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि ये अभी जैसे डिस्कशन हो रही है जिसमें काफी लोग ऐसे हैं कि जो बोल नहीं पाए। एक बोलने का टाइम 10-5 मिनट फिक्स हो तो सभी को हिस्सेदारी मिलेगी। हिस्सेदारी मतलब एक अलग अलग ओपिनियन, अलग दिमाग, अलग चीज मिलेगी तो आंदोलन को बल मिलेगा। हो सकता है मेरी सोच अलग हो, किसी और की अलग हो, तो अलग अलग टाइप का जब एक्सपीरियंस होता है उसमें से सारांश निकलता है तो हमारा आंदोलन एक परफेक्ट दिशा में जा पाएगा। बोलने को बहुत कुछ है लेकिन आपने समय दिया, धन्यवाद। लेकिन इसके अंदर जब भी हम आयोजन करें एक टाइम निश्चित करें कि एक जो पदाधिकारी है उनके हिसाब से 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट तो सबको अवसर मिलेगा और आखिरी में इसका कंक्लूजन सारांश निकले कि अभी तक हमने 2.5-3 घंटे में क्या हासिल किया। धन्यवाद। पूर्ण सहमत आपका सुझाव के लिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि तय समय के मुताबिक ही हमने लोगों को समय दिया है और ये बात अलग है कि आपके साथ में मतलब हर व्यक्ति को बराबर समय तो दे पाना, क्योंकि 53 लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे तो सबको 53 लोगों को 2-2 मिनट भी नहीं मिल पाते फिर तो, इसलिए हर बार मीटिंग में आप शरीक होइए। कई बार आपको कुछ कहने का मौका मिलेगा, कई बार दूसरों को। इस तरह से हम लोग अपनी बातचीत को जारी रखेंगे। अंत में मैं हमारे जो रुद्रपाल यादव जी ने कुछ बात रखी थी, वो अगर कुछ कहना चाहें 1 मिनट में तो रुद्रपाल जी कुछ कह सकते हैं, फिर यादव जी कुछ कहना चाहते हैं 1 मिनट, और जया मेहता जी है हमारे साथ, अगर वो कुछ कहना चाहें तो वो, और उसके बाद में सब लोग अपना वीडियो ऑन रखें ताकि हम एक फोटो अंत की जो है वीडियो कर सकें। धन्यवाद। मेरा स्पीकर कामरेड कि कल 11 बजे सभी साथी अपने एक तख्ती लेकर जिसमें लिखा हो हम श्रम कानूनों में बदलाव का विरोध करते हैं,
ये लेकर के अपने घर के साथियों सहित या और श्रमिकों के साथ उसको फोटो शेयर करें और आने वाले दिनों में सभी मिलकर एक आंदोलन की भूमिका बनाएंगे। और आपने जो इस प्रकार का आयोजन किया है ये दूसरी बार हुआ है, इससे आगे भी करें ताकि और साथियों की बात को हम समझ सके। यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। यादव जी हाँ भाई। आप। हाँ, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की मीटिंग का श्रेय तिवारी जी आपको तो है ही, लेकिन जो इसमें बातें आई वो मैं उस संबंध में आधा मिनट लेना चाहता हूँ कि हम लोगों ने पहले भी लड़ झगड़ के ही कानून बनवाए थे, अभी भी हमें लड़ना पड़ेगा। और विशेषकर आज जो बात आई है असंगठित क्षेत्र को, तो संगठित क्षेत्र की जितनी भी ट्रेड यूनियनें हैं उनको असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को, नेताओं को लेकर के हमें सड़कों पे आना पड़ेगा। ये कोरोना हटेगा, हमको सड़क पे आना पड़ेगा और हमारे सारे आपसी मतभेद बुला के पहले की तरह जैसे हमने लड़ाई लड़ी, दिल्ली में जंग जी 5 लाख लोगों का प्रदर्शन किया, ऐसे हम जगह करेंगे। और कल विरोध प्रदर्शन में हम सबको शरीक होना है, अपने अपने घरों में पोस्टर लेके। बहुत शुक्रिया आपको भी और उन सभी साथियों को जिन्होंने इसमें अपने विचार रखे, हमारा मार्गदर्शन किया। धन्यवाद। अभी जाइए मत, अभी रुकिए, अभी बैठा हूँ 2 मिनट रुकिए। जया जी, जया आप कुछ कहेंगी? आपका माइक ऑन नहीं। हेलो, वो ग्रुप फोटो लेगा तो कह रहा हो क्या वीडियो चालू रखो। हाँ, वीडियो आपका चालू है यादव जी, चिंता मत करिए, आपका वीडियो चालू जी है। जी जी जी। मैं अंत में 2 मिनट की बात, 2 मिनट से भी कम समय लेते हुए केवल ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 4-5 वर्षों के भीतर अलग अलग तरह से जो समाज का कमजोर तबका कहलाता है, मेहनतकश तबका है, उसके अलग अलग हिस्सों ने अपने आप को, अपनी पहचान को असर्ट किया है। महाराष्ट्र में किसान 50,000 चल करके बंबई तक गए, छाले पैरों में लेकर के। वो किसानों ने अपनी समस्याओं को, अपनी बढ़ती हुई तकलीफों वाली जिंदगी को लोगों के दिल में एक खरोंच पैदा की। उन्होंने दिल्ली के भीतर 1 लाख की तादाद में इकट्ठे होकर के ये बताया कि उनकी जिंदगी कितनी बदहाली में जा रही है। एक तरफ अंबानी अडानी जैसे हम कोरोना को भूल भी जाए तो हम किस रास्ते पर जा रहे हैं, वो रास्ता क्या है? कोरोना आने के बाद में एक मौका है ये, जब या तो एक निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए जिसमें कि हम इस रुकी हुई अर्थव्यवस्था को उस दिशा में मोड़ करके ले चले, इस पहिए को अपनी तरह से, जो मजदूर तबका है। आपकी आवाज कट रही है तिवारी। तबका है, कोई आवाज नहीं, आवाज कटेगी, भावना पहुंच जाएगी आपके पास में और लड़ाई बिल्कुल बुलंदी के साथ लड़ी जाएगी। दूसरी बात यह है कि चरणबद्ध आंदोलन की जरूरत, देखिए ये बात सब करते हैं कि सोचने की जरूरत है। इस लॉकडाउन ने ट्रेड यूनियन लीडर्स को 1.5 महीने का समय दिया है कि वो सोचें कि 70 साल में हमारी ग्राफ नीचे क्यों गया। इस लॉकडाउन ने पूरे के पूरे डेमोक्रेटिक मूवमेंट को 70 साल का वक्त जो था उसमें ये विचार करने के लिए वक्त दिया कि हमारा 1.5 महीने के भीतर बैठकर सोचें। वो चिंतन की प्रक्रिया है, वो चलती रहेगी, लेकिन असर करने की काम हमें करना है। अगर विरोध प्रदर्शन करना है तो ग्रीन जोन है, रेड जोन है, ऑरेंज जोन है, इनके भीतर किस किस तरीके के विरोध प्रदर्शन किए जाएं। फिर विरोध प्रदर्शन केवल विरोध तक सीमित न रहे, बल्कि थ्रो डाउन किए जाएं, सरकार को उसके घुटनों पर झुकने के लिए मजबूर किया जाए, हम सरकार से 2 कदम आगे का सोच सकें। देखिए अभी जो इन्होंने श्रम कानूनों में बदलाव किया है और सेंटर को दे दिया है, सेंटर जब देखेगा कि जमीन पर ज्यादा इसके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है तो वो उनको वापस कर देगा कि नहीं नहीं ये नहीं किए जाएंगे, भाई ये करना ठीक नहीं है। इस तरह सेंटर अपनी पीठ थपथपा देगा और स्टेट गवर्नमेंट को कह देंगे कि आपके यहाँ लागू नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब ये है, हमें आज इन शोषणकारी शक्तियों के आगे सोचने की जरूरत है। हम आज 20 कदम पीछे सोच पा रहे हैं, हम केवल उनके द्वारा उठाए गए कदमों के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दे पा रहे हैं, जबकि शायद हमें ये कोरोना के वक्त में, जैसे आज से हम ये जानते हैं कि रेड जोन वाले इलाकों में 17
मई को लॉकडाउन नहीं खत्म होने वाला, तो फिर हमें अपनी रणनीति उस तरह से बनाने की आवश्यकता है। मैं आप सबसे माफी चाहता हूं, ज्यादा मैंने कुछ कह दिया हो तो, क्योंकि जाहिर है लोग खुद मजदूर संगठन चलाते हैं, उन्हें इनकी समस्याओं का ज्यादा अच्छे से अंदाजा है। और एक बार फोटोग्राफ के लिए आप सब आ जाए, विनोद गोष्ठी जी हम सब के फोटोग्राफ ले लेंगे। और हमारे दोस्त ने एकता निकादी है जो दिल्ली में है, तो पीछे स्क्रीन करके लाना पड़ेगा, क्योंकि 30 लोग एक उसमें स्क्रीन पर तो आएंगे नहीं। का वीडियो नहीं दिख रहा है, हैप्पी मदर्स डे का वीडियो नहीं दिख रहा है, नेहा लिम्बोदिया का वीडियो नहीं है। आप सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लें प्लीज, वीडियो ऑन करके शेयर कर लें। कैलाश लिम्बोदिया जी अपना वीडियो ऑन कर लें। राजेश सूर्यवंशी जी आप भी अपना वीडियो ऑन कर लें। राहुल भाई जी आप मास्क में हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं, नमस्कार। जी साथियों, आपने कर लिया? विनोद, have you captured the images? शुक्रिया बहुत बहुत आप सभी का आज के इस वेबिनार में शरीक होने के लिए। लेकिन ऐसी सेमिनारों का और ऐसी वेबिनारों का हमें इनको एक लॉजिकल एंड तक ले जाना है, जहां पर हमारा मजदूर आंदोलन मजबूत हो और हम किसी तरह से इस बहुत ही ज्यादा अवसादग्रस्त कर देने वाली हालत में और हताश कर देने वाले मजदूरों के चेहरों को देख करके जो अवसाद दिल में पैदा हो रहा है, इस हालत को बदलने में हम सब लोग अपनी भूमिका निभा सकें और हमारे लीडर्स, हमारे नेतृत्वकारी साथी हमें कुछ ऐसा रास्ता बता सकें, तो इसका एक जरूर कोई अच्छा हल निकलेगा। आज हम करीब 50 से ज्यादा लोग इस वेबिनार में शरीक हुए और सब लोगों ने मिलकर अपने अधिक से अधिक लोगों ने विचार भी साझा किए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से।